स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 3 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल सोने की धूल आंखें। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हवा जम गई हो। आदर्श के चेहरे पर भाव सख्त हो गए क्योंकि उसने रियलाइज किया कि अपास शांति से हवा छोड़ रही थी। अगर यह निर्धारित करना वास्तव में संभव होता कि कोई व्यक्ति पहले से ही कुछ जन्मजात प्रतिभाओं को अवेक कर सकता है तो आदर्श को मैजिशियन बनने के लिए बेहद पहले ही चुन लिया गया होता। वह मैजिक स्कूल में दाखिला लेने के अवसर को सुरक्षित करने के लिए इतना प्रयास क्यों करेगा? किसी व्यक्ति की जन्मजात प्रतिभा का पता लगाना असंभव था। आदर्श जिस मैजिक फ्रेंड का यूज कर रहा था वह अपास की जन्मजात प्रतिभा को स्थिर करने के लिए नहीं था। चांद जैसी सफेद चमक समनिंग एलिमेंट के मैजिक को दर्शाती थी। आदर्श एक इंटरमीडिएट स्पेल का जाप कर रहा था। यह प्रिंट कॉन्ट्रैक्ट स्टैम्प की थी जिसे किसी दूसरी प्रजाति के प्राणी की आत्मा पर लगाया जाना था। यदि स्प्रिंट सफलतापूर्वक लगाया गया तो यह प्राणी को समनर का कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट बना देगा। आदर्श अब दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट पाने में सक्षम था। उसने अपास से झूठ बोला क्योंकि यह छाप यानी प्रिंट उसके दूसरे कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के लिए थी। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे अभी भी उस पर शक था। अगर तुमको शुरू से ही मुझ पर विश्वास नहीं था तो तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया बड़े भाई? अपास ने अजीब तरह से चमकती आंखों और जिज्ञासु चेहरे के साथ आदर्श को देखा। आदर्श ने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। प्रिंट अभी भी अपास के माथे पर थी लेकिन आदर्श जानता था कि यह काम नहीं करेगा। वह पहले ही जान चुका था कि उसे क्या चाहिए। हालांकि वह अभी भी परिणाम से शॉक था। उसने अपास के खूबसूरत चेहरे को देखा और उसे लगा कि यह सब बस एक बुरा सपना था। उसे बस जागने की इच्छा हुई और एहसास हुआ कि यह सब कुछ नहीं हो रहा था। दुर्भाग्य से यह वास्तविक जीवन में हो रहा था। जिस क्षण कॉन्ट्रैक्टेड सील ने आपास के शरीर में प्रवेश किया और उसकी आत्मा को छुआ, समनिंग मैजिक ने तुरंत उसे बताया कि मासूम लड़की उतनी साधारण नहीं थी जितनी वह दिखती थी। ईमानदारी से कहूँ तो एक सेकंड पहले तक मुझे भी लगता था कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था, आदर्श ने कहा। हालांकि आदर्श को अपास पर शक था लेकिन वो उस पर सिर्फ थोड़ा सा शक कर रहा था। उसे 99.99% यकीन था कि अपास एक साधारण लड़की है। उसने सिर्फ अपने मन में अचानक आए डाउट्स को दूर करने के लिए ऐसा किया। हालांकि वह रिजल्ट से पूरी तरह शॉक था। अपास की आत्मा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना संभव था। कॉन्ट्रैक्ट समन का यूज इंसानों पर नहीं किया जा सकता था, फिर भी इसे अपास की आत्मा पर यूज करना पॉसिबल था। इससे साफ पता चलता है कि अपास, यहाँ तक कि आदर्श भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके अचानक विचार ने उसे ऐसी भयानक खोज तक पहुंचा दिया। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने में सक्षम होना और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार होना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए अपास आदर्श से पूछ रही थी कि वह उसकी आत्मा को गुलाम बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है। अपास की नजर में आदर्श के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से वो आदर्श की गुलाम और पालतू बन जाएगी। लेकिन तुमने फिर भी ऐसा किया। मुझे भी लगा कि बड़े भाई को मुझ पर शक नहीं होगा। मैं सोच रही थी कि हम कैसे एक दूसरे के करीब रह सकते हैं और तुम कई सालों बाद भी सच्चाई का पता नहीं लगा पाओगे। बड़े भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने जा रही हूँ, अपास ने गंभीरता से कहा। आदर्श धीरे धीरे पीछे हट गया जबकि अपास उसके साथ आगे बढ़ी। वह नाराज दिख रही थी, ना ही उसका चेहरा अचानक टेढ़ा और बदसूरत हो गया था जैसा आदर्श ने कल्पना की थी। वह अभी भी खूबसूरत छोटी परी थी, फिर भी वह अब आदर्श की नजर में एक डरावनी छोटी राक्षस थी। मैं बस यही हूँ। मुझे सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा है, चाहे वो कितनी भी खूनी और क्रूर क्रूर क्यों ना हो। यह अपने सपनों में खुद को खोने से बेहतर है। आदर्श ने अपनी बात जारी रखी। मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं सामान्य नहीं हूँ? अब्बास ने पूछा। पिरामिड में पौराणिक मेडूसा के चित्र थे। मैंने उनमें कुछ अजीब बातें देखी। जब मेडूसा अभी भी एक इंसान थी तो उसे सांप के आदिम पूर्वज ने जिंदा खा लिया, इससे पहले कि वह सांप के बालों के साथ पुनर्जन्म लेती। आदर्श ने जवाब दिया जबकि डार्क सब्सटेंस चुपचाप उसके पैरों के नीचे जमीन में घुल रहा था। अपास को डार्क सब्सटेंस का पता नहीं चला। उसने सीढ़ी हिलाया और मुस्कुराई। तो तुम्हें शक था कि यंग मेडूसा मुझे जिंदा निकलकर मुझे बचाने की कोशिश नहीं करी थी, बल्कि मैं विकसित हो रही थी? नहीं, क्यों? मुझे थोड़ा अजीब लगा। जब मैंने पेंटिंग देखी तो मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, आदर्श ने कहा। आदर्श निराश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपास के साथ कुछ गड़बड़ है। वह बस अपास पर मैजिक का यूज करके उसके दिमाग में से अजीबो गरीब विचार को दूर करने की कोशिश कर रहा था।
उसे आश्चर्य हुआ कि न केवल वह अपने संदेह को संतुष्ट करने में नाकाम रहा, बल्कि उसने एक खतरनाक सच्चाई भी खोज निकाली। वह तो पहले से ही पछता रहा था। क्या यह बेहतर नहीं होता कि वे एक साथ अपना समय बिता पाते? उसे जिज्ञासा, बस ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या यही एकमात्र कारण था? अब्बास ने पूछा। बिल्कुल नहीं। मैं यह भी जानना चाहता था कि जनरल एथन ने अपनी ताकत और हैसियत के साथ एक सामान्य शासक लेवल के बिच्छू भगवान मेडूसा की चापलूसी क्यों की? आदर्श ने कहा। वह सोच रहा था कि क्या वह बातचीत को आगे बढ़ा सकता है और खुद के लिए कुछ टाइम खरीद सकता है। तो तुम्हें शक था कि जनरल एथन किसी और की चापलूसी कर रहा है? अब्बास मुस्कुराई। यह सिर्फ एक अंदाजा था, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अगर तुमने मुझ पर मैजिक का यूज नहीं किया होता तो तुमने जो कुछ भी कहा वह वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। आफास ने आह भरी। वह चाहती थी कि वे बस 1 मिनट पहले के समय में वापस जा सके। अगर आदर्श ने उसकी असली पहचान नहीं खोजी होती तो वह अभी भी अपास ही होती। वह बड़े भाई के सामने नखरे दिखाना जारी रखती और नई चीजें सीखती। वह मैजिशियन भी बन सकती थी। उसने मैजिशियन बनने की सभी शर्तें पूरी कर ली थी। बताओ, जो कुछ भी हुआ उसे हम उसे भुला क्यों नहीं देते? तुम जहां चाहे चाहे वहां जा सकती हो। बस इसे ऐसे समझो जैसे हम पहले कभी मिले ही ना हो। आदर्श ने कहा। क्या तुम्हें लगता है यह पॉसिबल है? कपास ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आदर्श ने बेशर्मी से जवाब दिया। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। हम बिना किसी कड़वाहट के अलग हो सकते हैं। जिस युवा मेडूसा को तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिया वह मेरी नौकर थी, आपास ने कहा। ओह, यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। आदर्श ने बिना किसी अपराध बोध के जवाब दिया। आदर्श ने शुरू में सोचा था कि एथन ने आपास का अपहरण करने पर जोर दिया क्योंकि वह युवा मेडूसा की चापलूसी करना चाहता था और सेना की बदसूरत साजिश को ढकना चाहता था। हालांकि यह पता चला कि एथन केवल अपास की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, वह अपास की चापलूसी कर रहा था। कोई बात नहीं, मेरे पास उसके जैसे बेहद से नौकर है। बड़े भाई, मुझे डर है कि आपके पास डार्क सब्सटेंस फैलाने का कोई कारण नहीं है। यह मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं सूर्यास्त मंदिर में बेहद कमजोर थी। आप में से कोई भी मुझे आसानी से मार सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है, अपास ने धीरे से कहा। तुम भी मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहोगी। इस बारे में क्या ख्याल है? तुम अपने मंदिर वापस जा सकती हो। मेरे पास और भी बेहद से काम है। आदर्श ने बातचीत जारी रखी। वह बेहद असहज महसूस कर रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि उसे अपास से कोई ऑरा महसूस नहीं हो रहा था। वह नहीं जानता था कि अपास अन्य मेडूसा से अलग क्यों थी और उसका शरीर मानव जैसा क्यों था। हालांकि वह आश्वस्त था कि वह मेडूसा थी जिसका वंश अत्यंत शुद्ध था, पिरामिड के अंदर बिच्छू भगवान मेडूसा के वंश से भी अधिक शुद्ध। मंदिर में सब कुछ बोरिंग है। मेरे लिए तो यह नर्क जैसा है। आपकी दुनिया तो कहीं ज्यादा मनोरंजक है, अपास ने जवाब दिया। अपास, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था। मैं वास्तव में उतना सरल नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। मुझ पर दबाव मत डालो, आदर्श ने कहा। जरूर, तो मुझे दिखाओ कि आपके पास क्या है। मैं इसका बेसब्री से वेट कर रही हूँ। अगर मैं प्रभावित हुई तो मैं तुम्हें अपना पालतू बनाने पर विचार कर सकती हूँ। तुम्हारे साथ मंदिर में रहना उतना उबाऊ नहीं होगा। अपास मुस्कुराई। उसके दांत बेहद प्यारे थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक एक क्रूर महारानी की तरह खतरनाक होगी। उसने भावहीनता से कहा। बेशक, अगर तुम मुझे बोर करते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अब जीवित रहने का कोई कारण है। आदर्श का गला फूल गया। उसके चारों ओर का ब्लैक मटेरियल अचानक आपास के चारों ओर लिपटी काली जंजीरों में बदल गया। फैंडिश नाइट के बढ़ने के बाद उसे शैडो एलिमेंट पर ज्यादा कंट्रोल मिला। उसका इंटरमीडिएट स्पेल विशाल शैडो स्पाइक्स अब स्पाइक्स के आकार तक सीमित नहीं था। वह इसका यूज अपने दुश्मन को एक ही विचार में फंसाने के लिए कर सकता था। इसकी शक्ति इंटरमीडिएट शैडो स्पेल से आसानी से आगे निकल गई। अपास वहीं खड़ी रही जबकि काली जंजीरें उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसने अभी तक कोई ऑरा नहीं दिखाया। ऐसा लगा जैसे हल्की हवा उसे जमीन पर गिरा देगी। हालांकि जंजीरें उसके लिए महज सजावट की तरह थी। वो अभी भी आदर्श के करीब जा सकती थी। बड़े भाई, मैं वास्तव में आपकी स्टूडेंट बनना चाहती थी और मैजिक सीखना चाहती थी। काश कि आपको पता न चलता कि मैं वास्तव में कौन हूँ। जब आप बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे तब भी मैं आपकी छोटी अपास होती। मुझे बेहद दुख है, सच में।
अब्बास ने अपना हाथ उठाया, उसकी मासूम आंखों से एक तीखी रोशनी निकल रही थी। अब्बास की आंखें बदल रही थी, उनमें धीरे धीरे एक महान धूल का सोना उभर रहा था। एक नजर ही किसी व्यक्ति को अपने विचारों में खो जाने के लिए काफी थी। सांप की आंखें सोने की धूल की तरह थी। आदर्श ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। आदर्श को मेडूसा की नजर से प्रतिरक्षित माना जाता था, लेकिन जब उसकी आंखें मेडूसा की असली आंखों से मिली तो वह तुरंत अपना दिमाग खो बैठा। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, एक दूसरे की आत्मा को चीरना। यह कैसे हो रहा है? क्या मुझे इनसे रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए? आदर्श को तब बेहद झटका लगा जब उसके विचार भटकने लगे। यह वही मेडूसा की नजर थी। तो अपास की धूल भरी सुनहरी आंखें बिना किसी प्रतिरोध के तुरंत उसकी रक्षा को कैसे भेद गई? वह वास्तव में क्या थी? बड़े भाई, मैं तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सपना बनाऊंगी ताकि तुम मेरी हंसी में धीरे धीरे मर सको। हर किसी को इस तरह का विशेष ट्रीटमेंट नहीं मिलता। अपास की मधुर आवाज आदर्श के दिमाग में गूंज उठी। आदर्श को लगा कि उसका शरीर भारहीन हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गिर रहा है या बह रहा है। वह पहले ही अपनी चेतना खो चुका था। उसकी बची हुई चेतना समुद्र में भटक रही थी। वह कभी कभी मधुर हंसी की आवाज सुनता और उसके ऊपर अपास का चेहरा देखता। ट्रेनिंग ग्राउंड पर अजीब सा सन्नाटा था। अपास ने अपने पीछे हाथ कर रखे थे। उसके कंधे गोल और चिकने थे। उसकी कॉलर बोन उसके नाजुक ऊपरी शरीर को उभार रही थी। उसकी पतली कमर और पैर एक सुंदर सांप की तरह दिख रहे थे। वह अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी थी ताकि वह आदर्श की आंखों में देख सके। आदर्श स्थिर रहा। अपास को ऐसा लग रहा था जैसे वह चुपके से बगल वाले बड़े भाई को चूम रही हो, लेकिन उसकी धूल आंखें वास्तव में आदर्श की आत्मा को निगल रही थी। आदर्श के चेहरे पर एक पतली धुंध छा गई और उसकी आत्मा की कुछ बूंदें धीरे धीरे अपास की नाक में चली गई। उसने धीरे धीरे सांस लिया और आदर्श की आत्मा को बाहर निकाल लिया। आत्मा की धुंध और भी घनी हो गई। अपास ने उसे लालच से नहीं लिया। वह उसे शान से सांसों में भर रही थी, जैसे वह किसी फूल की खुशबू का आनंद ले रही हो। हालांकि अपास इस प्रक्रिया में इतनी मशगूल थी कि उसने सोल की धुंध के साथ मिश्रित एक चमकदार लाल प्रेत को नोटिस नहीं किया। यह चुपके से उसके माथे पर चांद सफेद छाप की ओर बढ़ गया। अपास को चांदनी जैसी सफेद प्रिंट की कोई परवाह नहीं थी। यह उसके लिए बेहद मनोरंजक था, जैसे कोई छोटा सा जीव उस पर अपना रेशम थूक रहा हो। उसे लगता हो कि यह उसे बांधने के लिए काफी है। अपास ने इससे छुटकारा पाने की जहमत नहीं उठाई। इससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था, ना ही यह उसकी आत्मा को गुलाम बना सकता था। अपास को अचानक उस प्रिंट में एक अलग शक्ति का एहसास हुआ। साथ ही उसे कुछ और भी नजर आया, कुछ खतरनाक। अपास ने आदर्श की आत्मा को और अधिक तृप्त करने की हिम्मत नहीं की। उसे एहसास हुआ कि कुछ उसके शरीर में घुस गया है। यह उसकी आत्मा को खतरे में डाल रहा था। तुम क्या हो? अपास को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है और उसने एक तीखी चीख निकाली। इसकी विनाशकारी शक्ति ने ट्रेनिंग ग्राउंड की दीवारों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। छोटी लड़की, तुम्हारे बड़े भाई ने पहले ही कहा था कि वह बिना किसी कड़वाहट के अलग होने को तैयार है, फिर भी तुम्हें उसे मजबूर करना पड़ा। अपास के शरीर के अंदर से एक मोहक आवाज सुनाई दी। तुम मेरे शरीर से बाहर निकल जाओ, अपास ने घुर्राहट के साथ कहा। उसने अचानक एक भयानक औरा छोड़ा, बर्फीले तूफान की तरह, और यह ट्रेनिंग ग्राउंड में फैल गया। तुम्हारा शरीर बेहद सुंदर है, तुम इसे मुझे क्यों नहीं दे देती? मैं भी एक उपयुक्त शरीर की तलाश में हूं, आवाज ने कहा। तुम्हारे सपनों में। पास की आंखें एक बार फिर से धूल भरी सुनहरी होगी। उसने अपने अंदर के भूत को भगाने के लिए कर्स एलिमेंट और मानसिक एलिमेंट की अपनी शक्ति का यूज करना शुरू कर दिया। अपास कोई मासूम बच्ची नहीं थी। वह जानती थी कि प्रेत द्वारा ग्रसित होना कितना खतरनाक होता है। वह आदर्श की आत्मा को निगलने पर बेहद अधिक केंद्रित थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके शरीर के अंदर इतनी शक्तिशाली प्रेत होगा। प्रेत बेहद चालाक था। जब वह आदर्श की आत्मा को निगलने में बिजी नहीं हो जाती, तब तक वह धैर्य और पूर्वक वेट करता रहा और फिर उसके माथे पर प्रिंट के माध्यम से उसके शरीर में घुस गया। प्रिंट उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी, जिसका अर्थ था कि प्रेत उसकी आत्मा में प्रवेश कर चुका था। एक शरीर में सिर्फ एक ही आत्मा रह सकती है। अगर प्रेत उसकी आत्मा को नष्ट करने में कामयाब हो जाता है तो वह उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा। हालांकि अपास स्पष्ट रूप से बिना लड़े हार मानने वाली नहीं थी। उसके पास मजबूत मानसिक मैजिक रहा।
था। प्रेत ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी आत्मा को इतनी आसानी से नष्ट किया जा सकता है। हंसी से भरा सागर बुलबुले की तरह गायब हो गया। आदर्श धीरे धीरे होश में आया। उसने देखा कि अपास उसके सामने स्थिर खड़ी है। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज अपास को बिजी रख रही है। उसकी इच्छा शक्ति इस समय उसके अंदर ही थी, मानो वो अपने दिल के शैतान से जोरदार लड़ाई कर रही हो। उसने अपास के चेहरे को करीब से देखा और उसके चारों ओर एक हल्की धुंध देखी। धुंध कभी कभी एक परिपक्व महिला के चेहरे का रूप ले लेती थी, लेकिन जैसे ही अपास अपनी जवानी वापस पाती, धुंध छट जाती। पाताल लोक की रानी। आदर्श को अंततः एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। पाताल लोक की रानी इस शो का आनंद ले रही थी और आखिरकार उसने अपना कदम उठाया। उसने वास्तव में अपना धैर्य बनाए रखा और सांप डीमन के शरीर में प्रवेश करने के लिए सही टाइम का वेट किया। अगर वो थोड़ी भी देर कर देती तो वो अब तक एक लाश बन चुका होता। आदर्श, बस खड़े होकर मत देखो, यह छोटी सी कुतिया बेहद मजबूत है। वो थोड़ी मेरी मदद करो। पाताल लोक की रानी चिल्लाई। जरूर। आदर्श ने बिना सोचे समझे तुरंत खुद को लाइटनिंग की तरह ढक दिया। उसके शरीर पर अटैक करने से कोई फायदा नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा स्पेल नहीं है जो उसकी आत्मा या मन को अटैक कर सके? जल्दी करो, अगर वो मुझे अपने शरीर से बाहर निकाल देती है तो तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी मैं। पाताल लोक की रानी ने कहा। मुझे डर है कि मेरे पास कोई भी ऐसा स्पेल नहीं है, आदर्श ने असहाय होकर कहा। अपास पाताल लोक की रानी से भयंकर रूप से लड़ रही थी। उसका चेहरा चौंकाने वाली स्पीड से आगे पीछे हो रहा था। यह अचानक पाताल लोक की रानी के गुस्से वाले धुंधले चेहरे पर बदल जाता था, फिर अपास के ठंडे खतरनाक चेहरे पर वापस आ जाता था। कोई मैजिक वेव नहीं, लेकिन यह स्पष्ट था कि दोनों आत्माएं उसके शरीर के अंदर एक चौंकाने वाली लड़ाई कर रही थी। उसे भड़काओ, उसे पागल बनाओ, कुछ भी करो जो उसकी आत्मा को परेशान कर सकता है। जल्दी करो, हम दोनों अब चट्टान के किनारे पर है। हम में से कोई भी एक कदम और आगे बढ़ा और हम खाई में गिर जाएंगे। पाताल लोक की रानी ने संघर्ष करते हुए कहा। अपास जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक शक्तिशाली प्राणी की आत्मा को परास्त करना बेहद मुश्किल था। आदर्श को एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर थी। वो जानता था कि पाताल लोक की रानी ने जो फायदा हासिल किया था, उसके बावजूद भी अपास को वश में करना इतना आसान नहीं था। अगर पाताल लोक की रानी अपने आत्मिक रूप में अपास की आत्मा को परास्त करने में विफल रही तो उसे अपमानजनक हार का सामना करना पड़ेगा। यदि पाताल लोक की रानी हार गई तो वह भी जीवित नहीं बचेगा। समस्या यह थी कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी प्राणी के दिमाग या आत्मा को निशाना बना सके। यहाँ तक कि डार्क मटेरियल को भी पहले लक्ष्य के शरीर में घुसना पड़ता, लेकिन अपास का शरीर इस समय कुछ सुनहरी धूल से ढका हुआ था। उसके पास उसकी सुरक्षा को भेदने का कोई मौका नहीं था। जल्दी करो, अगर तुम्हें कुछ नहीं सूझा तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। पाताल लोक की रानी चिल्लाई। मेरे पास कुछ भी उपयोगी नहीं है। आदर्श अपना दिमाग खोने वाला था। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करो। उसकी आत्मा को भड़काने और उसको गुलाम बनाने के लिए प्रिंट का यूज करो। यदि आप उसका ध्यान भटका सके तो यह मुझे ऊपरी हाथ हासिल करने की परमिशन देगा। पाताल लोक की रानी ने उसे सुझाव दिया। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल मेडूसा का वंशज। क्या यह सचमुच काम करेगा? आदर्श हैरान रह गया। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट समन को मानसिक अटैक के रूप में यूज कर रहा हो। हालांकि वह जानता था कि यदि उसने और अधिक टाइम बर्बाद किया तो चीजें गंभीर रूप से कंट्रोल के बाहर हो जाएगी। आदर्श ने अपनी हथेली पर एक स्टार पैटर्न बनाया और चांदी जैसी सफेद रोशनी फिर से दिखाई दी। उसने अपास को देखा जो अब सुनहरी धूल की एक परत में ढकी हुई थी और उसके माथे पर जोर से प्रिंट मार दी। अपास का चेहरा उस समय जीवंत हो उठा जब उसने अपनी हथेली उसके माथे पर रखी। उसने आदर्श को ऐसे घूरा जैसे वो उसे जिंदा ही खा जाएगी। तुम तो मुझे और भी पागल बना रहे हो, अपास ने ठंडे स्वर में कहा। आदर्श ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह अपास की आत्मा में प्रिंट डालने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। आदर्श को आपास बेहद भयानक लगी, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसे नर्क की रानी को जीत दिलाने में हेल्प करनी थी। जब आदर्श ने आपास की आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश किया तो वह यह देखकर शॉक रह गया कि आपास की आत्मा उतनी डरावनी नहीं थी जितना उसने सोचा था। जब आदर्श ने पहली बार आपास की आत्मा पर प्रिंट लगाने की कोशिश की तो यह ऐसा था जैसे कोई छोटा इंसान एक विशाल अजगर के शरीर के चारों ओर रस्सी बांधने की कोशिश कर रहा हो।
उसके पास उस बीस्ट को वश में करने का कोई मौका नहीं था। हालांकि पाताल लोक की रानी के साथ भीषण लड़ाई के बाद अपास की आत्मा काफी कमजोर हो गई थी। वह एक छोटे सांप की तरह अलर्ट और चिंतित थी। आदर्श को अब उससे ऐसा घुटन भरा दबाव और महसूस नहीं हो रहा था। तो फिर मैं तुम्हारे साथ आसानी से नहीं जाऊंगा। आदर्श ने तुरंत अपने उसके चारों ओर रस्सी बांध दी। ज्यादातर डीमन प्राणी इंसान के अधीन होने से कतराते हैं, लेकिन अगर समन बीस्ट को परास्त करने और उसे डराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होता है समनन, तो कॉन्ट्रैक्ट को बलपूर्वक स्थापित करना पॉसिबल था। डीमन की आत्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट स्थायी रूप से बंदी होता है, जिससे उसे बुलाने वाले की इच्छा के अधीन होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आदर्श को किसी और को अपने अधीन करने के लिए मजबूर करने का विचार पसंद नहीं था। उसका मानना था कि एक कॉन्ट्रैक्ट पर आपसी सहमति के आधार पर साइन किए जाने चाहिए, जैसा कि उन्होंने लिटिल स्लिम बेले के साथ किया था। उन्होंने उसे बचपन से ही पाला था, यह प्यारा था। दुर्भाग्य से सिचुएशन ने आदर्श को इस अज्ञात वंश की मेडूसा को प्यार से धीरे धीरे सुधारने का कोई मौका नहीं दिया। आदर्श एक अपराधी में बदल गया क्योंकि उसने अपास को जबरन बांध दिया था। अपास किसी भी तरह से आदर्श को अपनी महान आत्मा के चारों ओर गुलाम की रस्सी लपेटने की परमिशन नहीं दे सकती थी, और उसने गुस्से से विरोध किया। भले ही वो अभी भी पाताल लोक की रानी से लड़ रही थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी मजबूत थी। वह एक पल में आदर्श की रस्सी से मुक्त हो गई। अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो, अपास ने झल्ला कर कहा। यह छोटा सा निशान उसकी आत्मा पर कैसे हावी हो सकता था? ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी विकृत व्यक्ति ने छू लिया हो और उसने उसे अपने गुप्तांग दिखा दिए हो। यह ठीक है, मेरे पास अभी भी बेहद ऊर्जा है, आदर्श मुस्कुराया। इस छोटी सी कुतिया को नीचे गिराओ, पाताल लोक की रानी जोर से हंस पड़ी। मैं पहले तुम्हें चीरकर अलग कर दूंगी ताकि तुम कभी पुनर्जन्म ना ले सको। अपास गुस्सा होगी। उसकी शांत आध्यात्मिक दुनिया अचानक जंगली और हिंसक तूफानों से भर गई। पाताल लोक की रानी की शक्ति अभी भी प्रभावशाली थी, भले ही वह वर्तमान में अपास की आध्यात्मिक दुनिया में थी। आदर्श ने अंधेरे के किनारे से एक शांत नीली सुनामी को उठते देखा। आदर्श को पता था कि दोनों महिलाएं एक दूसरे से फिर से भयंकर रूप से भिड़ने वाली है। उसने जल्दी से आध्यात्मिक दुनिया छोड़ दी और एक और कदम उठाने से पहले मानसिक अटैकों के खत्म होने का वेट किया। आधे मिनट के बाद उसे लगा कि हमले खत्म हो रहे हैं। उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट की सील का एक और स्टार पैटर्न बनाया और अपास के माथे पर पटक दिया, जबकि वह अपनी ऊर्जा वापस पाने की कोशिश कर रही थी। सील सीधे अपास की आत्मा में चली गई। वह स्पष्ट रूप से कमजोर स्थिति में थी, लेकिन फिर भी उसे गुलाम बनाने वाले मैजिक से निपटने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करनी पड़ी। कॉन्ट्रैक्ट सील एक बेहद ही कष्टप्रद स्पेल था। यदि लक्ष्य समय रहते इसका प्रतिरोध नहीं करता, तो यह तब तक चलता रहता जब तक कॉन्ट्रैक्ट स्थापित नहीं हो जाता। ऐसा नहीं होने वाला है। अपास की आत्मा गुस्से से कांप उठी। उसने तुरंत आदर्श के उसे गुलाम बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। हर किसी का पहला अनुभव होता है। पहले तो तुम्हें इसकी आदत डालना मुश्किल लगेगा, लेकिन जब मैं तुम्हारे शरीर में कुछ बार प्रवेश करूंगा तो तुम जल्द ही इसके अनुकूल हो जाओगी। आदर्श आदर्श अपास को मौखिक रूप से उकसाना नहीं भूला। वह साहसपूर्वक कार्य कर रहा था, यह जानते हुए कि पाताल की रानी उसकी देखभाल कर रही थी। तुम्हारी बड़ी बहन फिर से अटैक करने वाली है। क्या तुम अभी भी अपनी जगह पर डटी रहोगी, छोटी बच्ची? पाताल लोक की रानी ने आदर्श की टिप्पणी का बड़ी चतुराई से समर्थन किया। और यहां तक कि भद्दी हंसी भी हंस पड़ी, जिससे अपास को बेहद गुस्सा आया। पाताल लोक की रानी ने लड़ाई में बढ़त हासिल कर ली थी। जब वह विचलित थी तो अपास की आध्यात्मिक दुनिया में एक बड़ा तूफान आया और अपास से टकरा गया। जब वह अपने आप को प्रभाव से बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी तो उसकी आत्मा डगमगा गई। लानत है! अपास को उम्मीद नहीं थी कि आदर्श के अंदर इतनी शक्तिशाली प्रेत छिपी होंगे, और हालात को और भी बदतर बनाने के लिए उसने प्रेत को अपने शरीर में घुसने दिया। अटैकों से इतनी उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी, जिससे वो अच्छी स्थिति में नहीं थी। छोटी कुतिया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे कुचलने जा रही हो? देखते हैं आखिर में कौन कुचला जाता है। पाताल लोक की रानी ने ठंडी आवाज में कहा। अपास की आत्मा एक बार फिर कांप उठी। आदर्श को एहसास हुआ कि उसके कॉन्ट्रैक्ट सील ने अपास का ध्यान भटकाने में कामयाबी हासिल कर ली है। स्वर्ग का शुक्र है कि अंत में पाताल की रानी सुंदर साम महिला को दबाने में सक्षम थी।
जब उसे याद आया कि कैसे वह उसकी धूल भरी सुनहरी आंखों की निगाहों में खो गया था, तो उसे अपने अंगों में ठंडक महसूस हुई। तुम मुझे नहीं मार सकती, कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम मुझे मार सको, अपास चीखी। उसका चेहरा चेहरा थोड़ा पारदर्शी हो गया, उसके नीचे की नीली नसें अब दिखाई देने लगी थी। क्या ऐसा है? तुमने मुझे सच में गंवा का है, यह देखते हुए कि मैं 1000 साल से ज्यादा टाइम से यहाँ हूँ। पाताल लोक की रानी ने अपना अंतिम अटैक जारी रखा। अब उसकी आवाज पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो आकर्षक नहीं थी, लेकिन उसमें बेहद ताकत थी। शायद यह पाताल लोक की असली रानी थी। भले ही वह केवल एक प्रेत थी, लेकिन वह किसी को भी अपने अधिकार को चुनौती देने की परमिशन नहीं देती। उसकी जबरदस्त शक्ति अपास की आध्यात्मिक दुनिया में उमड़ पड़ी। 9 चांदी के झरने तेजी से गिरे और इलाके को डुबो दिया। भयंकर लहरों ने अपास की आत्मा को झकझोर दिया। अगर आध्यात्मिक दुनिया उसकी आत्मा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब थी, तो यह स्पष्ट रूप से ढह रही थी, जैसे कि एक दुनिया अपने ही विनाश का सामना करी हो। नहीं, नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती। नहीं, तुम मुझे नहीं मारोगी। मैं मेडूसा की वंशज हूं। तुम जैसा तुच्छ प्रेत कभी नहीं, कभी नहीं। अपास एक भयानक राक्षस की तरह लग रही थी। तुमने खुद ही इसके लिए कहा था। पाताल लोक की रानी की आवाज थोड़ी कमजोर पड़ गई। आखिरी अटैक करने के बाद वह बुरी तरह थक गई। हालांकि उसने फिर से इसके साथ लड़ाई जीत ली थी। मेडूसा के वंशज होने का दावा करने वाली आत्मा हार गई। अपास ने खुद को एक मासूम छोटी लड़की के रूप में छिपाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो आदर्श और पाताल लोक की रानी के हाथों हार जाएगी। अपास की आध्यात्मिक दुनिया बुरी तरह खराब हो गई। उसकी आत्मा बुरी हालत में थी। पाताल लोक की रानी ने कोई दया नहीं दिखाई। वह जानती थी कि अगर अपास अपनी सुरक्षा कम करते, तो वह आसानी से स्थिति को बदल सकती है। फिर वह उसे और आदर्श दोनों को खा जाएंगी, या तो वह या वे। आदर्श ने देखा कि अपास के आसपास की सुनहरी धूल धीरे धीरे गायब हो रही है। वह अचानक एक गंभीर रूप से बीमार युवा लड़की की तरह दिखने लगी, जिसका चेहरा दयनीय था। यह जंगली बिष्टों का कानून था। दुनिया के सबसे खूबसूरत जीव आमतौर पर सबसे खतरनाक होते हैं। अपास एक आम सांप महिला थी। वो एक आम इंसान से अलग नहीं दिखती, लेकिन जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करता, वह हमेशा के लिए शापित हो जाता। आदर्श को लगा कि उसका दिल दहल रहा है। वह अपास को घूर रहा था। यह स्पष्ट था कि सेना ने बदले में अस्थायी शांति के लिए मेडूसा को छोटी लड़कियों को खिलाया था। शायद एजियन सागर के एक द्वीप पर अपास नाम की एक छोटी लड़की थी। वह भी उतनी ही खूबसूरत थी, लेकिन वह उसे समय पर बचाने में नाकाम रहा। वह सूर्यास्त तीर्थ पर पहुंचने से पहले ही मर चुकी थी। युवा मेडूसा ने उसकी जवानी पर कब्जा करने के लिए उसे खा लिया। अपास ने जो चेहरे दिखाए थे, वे भी उस युवा लड़की के ही थे। हालांकि वो उसकी छवि के अंदर रहने वाली शातिर और चालाक मेडूसा थी, जिस पर आदर्श को कोई दया नहीं आएगी। आदर्श ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपास को राख की तरह बिखरते हुए नहीं देखना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि यह सिर्फ एक सपना था। उसे उम्मीद थी कि जिस छोटी लड़की को उसने सनसेट श्राइन में बचाया था, वो सिर्फ एक मासूम बच्ची थी जो उसे बड़ा भाई कहती रहती। उसे उस मासूम मुस्कान की याद आती जो उस छोटी लड़की के चेहरे पर थी। भले ही वो कितनी मुश्किल भी परिस्थितियों से गुजरी हो, वह उसे मैजिक सिखाने के लिए तैयार था, भले ही वह उसमें उतनी अच्छी ना हो। आदर्श को अचानक उसके दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने गहरी सांस ली और उसे तुरंत ठंडा पसीना आ गया। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। अभी क्या हुआ था? ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा पर अटैक हुआ। क्या यह आकाश का मृत्युशैया संघर्ष था? क्या पाताल लोक की रानी उसे दबाने में विफल रही? आदर्श को जब दोबारा दर्द महसूस हुआ, तो वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी छाती पकड़ी और जल्दी से अपनी आध्यात्मिक दुनिया का निरीक्षण किया। वह तब शौक रह गया जब उसने देखा कि उसकी आत्मा को एक शक्ति द्वारा फाड़ा जा रहा है। रुको, पाताल की रानी, रुको! आदर्श चिल्लाया। आदर्श, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर मैं उसे अभी नहीं मारूंगी तो हम दोनों मर जाएंगे। वो हमारी जान नहीं बख्शेंगी, पाताल लोक की रानी ने कहा। यदि आप उसकी आत्मा को कुचल देंगी तो मैं भी मर जाऊंगा, आदर्श ने कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पाताल लोक की रानी ने झल्ला कर कहा। आदर्श बोलने में असमर्थ था। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाई और चिल्लाया, अरे उसने उसने कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लिया है। इसने हमारी आत्माओं को एक साथ बांध लिया है। ये शब्द आदर्श के थे।
नेक्स्ट एपिसोड टाइटल न्यू कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस। काहिरा के लोगों को आखिरकार अपनी सांसें थामने का मौका मिला। जब अनडेडो की सेना पीछे हट गई, आलीशान शहर में एक शांत रात का आनंद लेना दुर्लभ था। बेहद से लोग अपनी जिंदगी का आनंद लेने के लिए बाहर निकले, क्योंकि उनके लिए ऐसा करने का आखिरी मौका हो सकता था। अहान अपने होटल के कमरे में बैठा था। उन्होंने एक खूबसूरत महिला को निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया, जो उनके पास आई और उनकी कमर को सहलाने लगी। कुछ पिछले कुछ दिनों से वह बेहद पागल हो चुका था। उसे अंदर से बेहद खालीपन महसूस हो रहा था। वह अब और ऐसा नहीं कर सकता था, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। मुझे आश्चर्य है कि आदर्श कैसा कर रहा है। छोटी आपास बेहद अट्रैक्टिव है। उसकी युवा सुंदरता स्पष्ट रूप से एक बोनस है। मुझे आश्चर्य है कि अब वह बेवकूफ आदर्श उसके साथ आसानी से जाने वाला है। उस लड़के की बात कर रहे हैं। आहन खुद में बड़बड़ा रहा था। बार सड़क के सामने फ्रेंच खिड़कियों की एक पंक्ति के करीब थी। आहन ने आदर्श को अंदर आते देखा और उसके बारे में सोच रहा था। आदर्श अपने पैर घसीट रहा था। उसकी आंखें खोखली थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे उसने अपनी सारी ताकत खो दी हो। हे भगवान, क्या यह वाकई इतना पागलपन था? तुम मुझसे कमजोर क्यों दिख रहे हो? आहन शौक था। आहन बाहर से बाहर निकला और आदर्श के पास पहुंचा, क्योंकि उन्होंने आसपास आपास को नहीं देखा। आदर्श ने आहन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर विकृत मुस्कान थी। उसके पास उसका अभिवादन करने की भी ताकत नहीं थी। कैसा लगा? क्या तुमने खुद पर बेहद ज्यादा काम कर लिया? मुझे लगा कि तुम ही एक छोटे से फूल को रौंदने वाले हो, लेकिन किसी तरह तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे तुम्हारा सारा सूख गया हो। बढ़िया काम किया। छोटी आवाज बेहद प्रभावशाली है। मैंने तुम्हें जो बॉक्स दिया था वो कैसा था? क्या तुमने उसका यूज किया? क्या उन पर लगे सर्पिल मोती बेहद अच्छे लगे? आहन ने अपनी भुएं ऊपर उठाते हुए पूछा। आदर्श एक ज़ॉम्बी की तरह अपने पैर हिलाता रहा। आहन ने आदर्श की जेब को छुआ और उसमें छोटे डिब्बों को टटोला। उसने उसे बाहर निकाला और देखा कि डिब्बे पर अभी भी सील लगी हुई थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। आदर्श, सच में? तुम्हें अपने कामों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। तुम कोई भी सुरक्षा उपाय क्यों नहीं अपना सकते? अगर वह प्रेग्नेंट होगी तो क्या होगा? तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स को खुद कैसे समझाओगे? तुम्हें अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना चाहिए, भले ही तुम धोखा खा रहे हो या धोखा दे रहे हो। आदर्श लिफ्ट में चला गया। आहन भी उसके पीछे चला गया। उसने आदर्श को करीब से देखा। उसके बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था जो अभी अभी किसी जंगली रोमांटिक गतिविधि से गुजरा हो। उसने गंभीर चेहरे के साथ पूछा, क्या हुआ? आपास कहाँ है? तुम मानसिक रूप से घायल क्यों लग रहे हो? क्या किसी ने तुम पर अटैक किया है? आदर्श ने अपनी आंखें उठाई। उसने उदास मन से बड़बड़ाते हुए आहन को देखा और आखिरकार जवाब दिया, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने अभी अभी मेडूसा को अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के रूप में लिया है, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? कैसे पॉसिबल है? दुनिया का लगभग हर समनर मेडूसा को अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के रूप में पकड़ना चाहता है, लेकिन एक छोटी मेडूसा को पकड़ना और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना बेहद ही टफ है। एक असली मेडूसा को कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के रूप में रखना तो दूर की बात है। मेडूसा कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। उनकी नजर में इंसान वास्तव में एक निम्न प्रजाति है। क्या आप कुत्ते का पालतू बनना चाहते हैं? आप इसके लिए सहमत नहीं होंगे, भले ही आपकी जान खतरे में हो, है ना? यही तर्क मेडूसा पर भी लागू होता है। मैं इस पर किसी भी तरह विश्वास नहीं करूंगा। वास्तव में यदि आपने लिटिल फ्लेम बेले को नहीं पाला है, तो मुझे संदेह है कि उसके जैसे शुद्ध वंश वाला कोई एलिमेंटल प्राणी किसी का कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट बनने को तैयार होता। आपको संतुष्ट होना चाहिए कि आपके पास पहले से ही लिटिल फ्लेम बेले है, जो निश्चित रूप से परिपक्व होने के बाद रूलर लेवल तक पहुंचने वाली है। लेकिन आप अभी भी मेडूसा को अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के रूप में रखने के बारे में सोच रहे हैं। आहन बड़बड़ाता गया। मुझे भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, आदर्श ने कमजोरी से जवाब दिया। बस सो जाओ। आहन ने आदर्श के कंधे पर थपथपाया। आदर्श को आराम करने की बेहद इच्छा थी। वो इतना थक गया था कि वो कुछ समय पहले हुई घटनाओं के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। अंत में पाताल लोक की रानी ने अपास की आत्मा को नष्ट नहीं किया था। या उसकी दया नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि आदर्श ने अपास के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। यदि किसी कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट की आत्मा को अंदर से नष्ट कर दिया जाता है, तो यह उसके मालिक की आत्मा को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता, क्योंकि दोनों आत्माएं कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई थी। पाताल लोक की रानी अंत में एक महान शक्ति जारी कर रही थी, क्योंकि यह मेडूसा के शुद्ध वंश के साथ एक आत्मा को नष्ट करने के लिए काफी मजबूत थी।
आमतौर पर जब कोई कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट मरता है तो समनर्स की आत्मा को बहुत चोट पहुंचती है। हालांकि पाताल लोक की रानी की शक्ति को अपास को मारने के लिए एक महान रूलर लेवल के बीस्ट की ताकत की जरूरत थी। चूंकि आदर्श ने अपास के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर सफलतापूर्वक साइन किए थे, अगर बल ने अपास को मार दिया तो टूटे हुए कॉन्ट्रैक्ट से आदर्श को जो नुकसान होता वह उसके लिए संभालना काफी मुश्किल होता। आदर्श अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। वह बिस्तर पर लेट गया और उन घटनाओं को याद करने लगा जो अब उसे एक सपने की तरह लग रही थी। उसके शरीर से एक हल्की सी आकृति उभरी। वह पाताल लोक की रानी थी। वह आदर्श की तरह थकी हुई दिख रही थी। वह उतनी आकर्षक नहीं दिख रही थी जितनी वह आमतौर पर दिखती थी। वह छोटी कुतिया, पाताल लोक की रानी ने बड़बड़ाते हुए कहा। अब हम क्या करें? आदर्श ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। हम और क्या कर सकते हैं? वो अब आपकी कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है, पाताल लोक की रानी ने उत्तर दिया। आदर्श ने अपने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट स्पेस में देखा और अपास को वहां लेटा हुआ देखा। वह भी थकान से अभिभूत थी और वर्तमान में आधी बेहोशी की हालत में थी। छोटी सी फ्लेम बेले बेहद एक्साइटेड थी। बगल वाले कमरे में कब से कोई रहने आया है और अपास उसका नया पड़ोसी क्यों है? मुझे बस यही चिंता है कि कुछ गलत हो सकता है। क्या वो आपके समान लेवल की नहीं है? आदर्श ने पूछा। चिंता नहीं करो, कॉन्ट्रैक्ट जितना तुमने सोचा है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। एक बार जब यह स्थापित हो जाता है तो यह तुम्हारे बीच स्वामी और दास संबंध को लागू करेगा। दास को कॉन्ट्रैक्ट द्वारा प्रतिबंध किया जाएगा, चाहे उनकी ताकत कितनी भी हो। वह इसका विरोध नहीं कर पाएगी जब तक कि सम्राट लेवल तक नहीं पहुंच जाती। पाताल लोक की रानी ने उसे सूचित किया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वो अभी भी हमारे लिए खतरा है? आदर्श ने पूछा। क्या तुमको लगता है कि सम्राट लेवल प्राप्त करना इतना आसान है? मेडूसा भी असली सम्राट लेवल के प्राणी नहीं है। क्या तुमको लगता है उसका वंश उत्परिवर्तित होकर उसे आगे निकल सकता है? सम्राट लेवल प्राप्त करने के लिए उससे कहीं और अधिक योग्य प्राणी है। जहां तक उसकी बात है तो उसे कुछ 100 साल और ट्रेनिंग लेनी होगी, पाताल लोक की रानी ने कहा। ओह, मैं डीमन प्राणियों से परिचित नहीं था। मुझे नहीं पता था कि सम्राट लेवल को प्राप्त करना इतना मुश्किल था, आदर्श ने कहा। वह सम्राट लेवल तक पहुंचने से पहले आपके खिलाफ विद्रोही नहीं कर सकते। जब वह आपकी कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है तो आप उसे वास्तव में सिखा सकते हैं कि कैसे व्यवहार करना है। पाताल लोक की रानी ने उसे ऑर्डर दिया। धन्यवाद, मैं महोत्सव के दौरान आपकी दयालुता का बदला चुकाऊंगा, आदर्श ने कहा। तुम्हारी हिम्मत अब महोत्सव का जिक्र करने की है? पाताल लोक की रानी ने गुस्से से कहा। वह कुछ देर रुकी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका लहजा कितना अनुचित था। उसने आगे कहा, तुम्हारे कारण मैंने कुछ सालों की साधना बर्बाद कर दी। हम दोनों को लड़ाई में बेहद नुकसान हुआ, लेकिन तुमने मेरे सारे लाभ हासिल कर लिए, पाताल लोक की रानी ने कहा। मैजिक नेक्स्ट एपिसोड। टाइटल, लड़कियों को कौन खा रहा है, पार्ट 1। शांत हो जाओ मेरी प्यारी चाची, जब तुम गुस्से में होती हो तो तुम सुंदर नहीं लगती। मैं इसकी भरपाई कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ, आदर्श ने आह भरी। मैं तुम्हारी चाची नहीं हूँ। अपनी छोटी फ्लेम बेले से कहो कि मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पेस उधार दे। मैं उस छोटी कुत्ते के साथ एक ही कमरे में नहीं सोना चाहती, पाताल लोक की रानी ने कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आदर्श ने लिटिल फ्लेम बेले को बाहर बुलाया। वैसे भी उसे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस में रहना पसंद नहीं था और वह आदर्श के कंधे और सिर पर लेटना पसंद करती थी। छोटी फ्लेम बेले मेज पर बैठी थी और तेजी से पलकें झपका रही थी। गिलहरी की तरह सोल ग्रेड सोल सीड का टुकड़ा चबा रही थी। आज जो कुछ भी हुआ था उसे देखने के बाद वह अपने नाश्ते का आनंद ले रही थी। काहिरा युद्ध क्षेत्र अफ्रीका के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्रों में से एक था। काहिरा किले के ऊपर बड़े बड़े भूरे बादल छाए हुए थे जो जमीन के करीब लटके हुए थे। धुंधली जमीन उदास दमघोंटू लग रही थी। किले का आधा हिस्सा नष्ट हो चुका था। डिफेंस लाइन लगातार पीछे हट रही थी क्योंकि अनडेडो की बाढ़ दबाव बनाए हुए थी। युद्ध का 4th लेवल आखिरकार आ ही गया। किले में मौजूद मैजिशियन बेहद थक चुके थे। दीवारें और इमारतें जर्जर हो चुकी थी, फिर भी उनके पास खुद को घातक 4th लेवल के लिए तैयार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
बहरे कर देने वाले विस्फोटों के ऊपर धुंधले आसमान के नीचे एक असहज माहौल बना हुआ था। कभी कभी बारिश की तरह बरसने वाली स्पिलो की चमकदार रोशनी ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो बुराई की मौजूदगी को साफ कर रही थी। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जो लोगों की उम्मीदों को बनाए रख रही थी। फोर्थ लेवल की पहली लहर किसी की भी अपेक्षा से कमजोर थी। कई विश्लेषकों और सलाहकारों ने सोचा कि पहले अटैक के दौरान रक्षा टूट जाएगी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मरुओ का अटैक तेज गड़गड़ाहट की तरह था जिसमें केवल बारिश की छोटी छोटी बूंदें थी। इसने तुरंत ही फ्रंट लाइन पर महसूस हो रहे दबाव को कम कर दिया। सेना 2 दिन और रात लगातार लड़ने के बाद पहली लहर को रोकने में कामयाब रही। सेना ने न केवल अपनी जमीन पर कब्जा किया बल्कि वे कुछ इंपॉर्टेंट किलों को वापस लेने में कामयाब रहे जो ज्यादा डिफेंस मैजिक फॉर्मेशनों को फिर से स्थापित करने के लिए जरूरी थे। ऐसा लगता है कि चीन के मरे हुए लोग अंडरवर्ल्ड पर कुछ दबाव बनाने में कामयाब हो गए हैं, जनरल हेकेन ने मुस्कुराते हुए कहा। "हं, क्या आपको लगता है कि ऐसी हास्यास्पद बात पर विश्वास करूंगा?" जनरल एथेन मुस्कुराया। जनरल हेकेन ने जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विश्वास करते हैं या नहीं। मैं अब सर्वोच्च कमांडर हूँ। जनरल एथेन ने अपने दांत पीस लिए जब उसने जनरल हेकेन के चेहरे पर चालाक मुस्कान देखी। तीसरे चरण के अंत में अधिकारियों को जनरल एथन की क्षमताओं पर संदेह होने लगा था। जब वह सेना के प्रभारी थे तब सेना के लिए स्थिति गंभीर हो गई। परिणाम स्वरूप अधिकारी एथन को इतनी शक्ति देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने हेकेन को प्रभारी बने रहने के लिए कहा था। जनरल एथन इस प्रभाव से असहमत नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि स्थिति कितनी गंभीर थी। अगर जनरल हेकेन ने कमान संभाली तो युद्ध हारने पर सबसे ज्यादा उन्हें ही दोषी ठहराया जाएगा। सेना के पास अपनी जमीन पर बने रहने का कोई मौका नहीं था। उन्हें काहिरा शहर में वापस जाना होगा। एथन को आश्चर्य हुआ कि फोर्थ लहर में अनडेडो ने उतनी ताकत नहीं दिखाई थी। हालांकि जनरल हेकेन ने अनडेडो की सेना पर कुछ स्पिलों की बौछार करने की योजना बनाई थी लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हालांकि उन्होंने किसी तरह अटैक को रोक दिया। जनरल एथन को यह देखकर खून की उल्टी होने लगी। दूसरे शब्दों में, अगर वह एक और हफ्ते तक अपनी स्थिति बनाए रखता तो युद्ध जीत सकते थे। तब वह काहिरा के सैन्य चमत्कार कहलाने के पूरी तरह योग्य होते। इसके बजाय काहिरा के लोग अब जनरल हेकेन की जय जयकार करेंगे। उन्होंने एथन को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। जनरल एथन वहां से चला गया क्योंकि अब वे बैठक कक्ष में नहीं रुकना चाहते थे। जनरल, हम कहां जा रहे हैं? लेफ्टिनेंट केविन ने उससे पूछा। शहर की ओर। सुप्रीम कमांडर का पद खोने के बाद एथन का युद्ध में भाग लेने का कोई मूड नहीं था। वह अपनी जिम्मेदारियां अपने दूसरे इन कमांडर को सौंपकर चला गया। एक काली सैन्य जीप शहर में दिखाई दी। सेना के अड्डे पर बेहद से लोग बैनर लेकर इकट्ठा हो रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वे क्या कर रहे हैं? एथन ने पूछा। ठीक है, केविन को समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का जवाब कैसे दे। एथन ने खिड़की से नीचे देखा ताकि वह चिल्लाने की आवाज सुन सके। आपको जनरल हेकेन को पहले ही कमान संभालने देनी चाहिए थी। जब जनरल एथन सेना का नेतृत्व कर रहे थे तब हम काहिरा को लगभग खो चुके थे। जनरल हेकेन की जय हो, जनरल हेकेन की जय हो। अगर जनरल एथन ना होते तो हम अब तक युद्ध जीत चुके होते। खिड़की के बाहर शोर मचाती भीड़ चिल्लाती रही। एथन को यह देखकर गुस्सा आया कि कैसे लोग हेकेन का समर्थन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनका क्या मतलब था कि वे उसके बिना भी पहले युद्ध जीत चुके होते? अगर वह ना होता तो काहिरा अब तक बर्बाद हो चुका होता। वे सब मर चुके होते। फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा की और ऐसी बकवास चिल्ला रहे थे। कितने बेवकूफ है ये लोग। जनरल, कृपया इससे परेशान ना हो। उनके जैसे अज्ञानी लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। केविन ने उन्हें आश्वस्त किया। आखिर क्या हो रहा है? क्या उन्होंने वाकई अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार खोल दिया है ताकि चीन के अनडेड उस पर अटैक कर सके? हेकेन प्रशंसा के लायक क्यों है? धिक्कार है। मैं आधे साल तक पूरे युद्ध में सेना की कंबाल संभालता रहा हूं। वे मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? एथेन ने गुस्से से विरोध किया। लोगों ने उसकी पिछली सारी उपलब्धियां तुरंत ही भुला दी थी सिर्फ इसलिए कि वह एक बार असफल हो गया। आधे साल पहले तक वे उसे विलक्षण प्रतिभा वाला मानते थे लेकिन अब वे उसे खूब खरी खोटी सुना रहे थे।
कुछ समय पहले काहिरा बेहद बुरी स्थिति में था। बेहद से लोग शहर से भागने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन शहर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति आपकी छवि की रक्षा करने में विफल रहा। उसने विरोध करने वाले लोगों पर हिंसा का यूज किया, जिससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। जनरल एथर, आपको इससे बेहद परेशान नहीं होना चाहिए। सेना में उतार चढ़ाव आना सामान्य बात है। इसके अलावा हेकेन बूढ़ा हो रहा है। उसका रूढ़िवादी दृष्टिकोण काहिरा में कभी शांति नहीं लाएगा। आप जल्द ही दुनिया को दिखा देंगे कि काहिरा का असली प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है। कैविन ने दृढ़ता से घोषणा की। शहर का प्रभारी कौन है? एथर ने पूछा। यह अनर्जीत है सर। क्या आपने उसे पदान्नत करने के बाद शहर में दोबारा नियुक्त नहीं किया था? केविन ने उत्तर दिया। हाँ, वो अभी भी अपना काम ठीक से नहीं कर सकता। उसे काहिरा होटल की छत पर मुझसे मिलने आने को कहो। एथर ने ऑर्डर दिया। काहिरा होटल की छत पर एक इंडोर स्विमिंग पूल था, जिसे मजबूत शीशे से बनाया गया था। एथर ने इमारत के अंदर जाने से पहले अपने आदमियों से कहा कि वे छत को सील कर दे। सफेद बिकनी में एक खूबसूरत युवती साफ पानी में तैर रही थी। उसकी कमर पतली थी और पैर लंबे और पतले थे। पानी में गोते लगाने के बाद जब वह अपने कूल्हों को हिला रही थी तो वह आकर्षक सांप जैसी महिला लग रही थी। एथन पूल के किनारे खड़ा था। जब उसने देखा कि वो पानी से बाहर आ रही है तो उसने तुरंत एक तौलिया लिया और सम्मान पूर्वक उसका वेट किया। छोटी सी सुंदरी ने उसे अनदेखा कर दिया। जब उसने हाथ हिलाया तो कुछ दूरी पर एक सफेद बाथरोब उसकी ओर उड़ाया और उसे धीरे से लपेट लिया। एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी। जनरल एथन को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। उन्होंने तौलिया नीचे रखा और छोटी सी सुंदरी को जूस का एक गिलास पिलाया। उन्होंने उसे उसकी डेक कुर्सी के बगल में टेबल पर रख दिया। मुझे पता है, छोटी सुंदरी ने कहा। क्या अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार वास्तव में खुला है? जनरल एथन ने पूछा। आपको क्या लगता है वो रेड डेथ लाइट क्या थी? छोटी सुंदरी ने अधीरता से कहा। मैं बस यह सुनिश्चित कर रहा। स्थिति अब हमारे पक्ष में नहीं है। मुझे कमांडर इन चीफ बनने में समस्या हो सकती है। खफरे का अटैक उतना भयंकर नहीं था जितना मैंने सोचा, और हेकेन ने अब बेहद समर्थन अर्जित कर लिया है। हम हेकेन को अब कमांडर के रूप में नहीं रहने दे सकते। आप अपने लोगों को क्यों नहीं बुलाती और हेकेन की सेना को हरा दो ताकि वो फोर्थ लेवल में संघर्ष करे। एक बार जब हेकेन बिच्छू और सांपों से बचने में विफल हो जाता है तो उससे पद मैं वापस ले सकता हूँ। हम फिर से एक नाटक करेंगे और दिखावा करेंगे कि मेरी सेना ने युद्ध जीत लिया है। एथर ने सुझाव दिया। छोटी सुंदरी ने घृणा से उसकी ओर देखा। नाटक करो? किसी तरह से? मेरी सेना तुम्हारे आदमियों को टुकड़े टुकड़े कर देंगी और तुम्हारे सैनिक मेरे लोगों को भी मार डालेंगे। तुमने काहिरा पर पूरा कंट्रोल पाने का अपना एकमात्र मौका खो दिया। मैं तुम्हारे साथ फिर से कोई बेवकूफी नहीं करूंगी, छोटी सी सुंदरी ने कहा। मैं आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में तभी आपकी हेल्प कर सकता हूँ जब मेरा काहिरा पर पूरा कंट्रोल हो जाए। अब जब हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो हमें सिचुएशन को बदलने का कोई तरीका खोजना होगा। एक और बात, आदर्श हमारे लिए परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। और जल्द ही मेरे कामों की रिपोर्ट इंटरनेशनल एकेडमी को देगा। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं बिच्छू और सांपों की सेना के खिलाफ लड़ाई कैसे जीत रहा हूं तो मेरी प्रतिष्ठा एक बार फिर खराब हो जाएगी, भले ही उनके पास यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत ना हो कि मैं दोषी हूं। हम अपने लक्ष्य से और भी दूर हो जाएंगे, एथन ने कहा। इसका मतलब है कि हमारा सहयोग खत्म हो गया है, छोटी सुंदरी ने ठंडे स्वर में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? एथन ने भारी आवाज में पूछा। छोटी सी सुंदरी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके मन में एक तेज धड़कन महसूस हुई और बेचैनी से खड़ी हुई और उसके चेहरे का भाव बदल गया। वह परेशान करने वाला कमीना, यहीं रुको, मैं जल्द ही वापस आऊंगी, छोटी सी सुंदरी ने कहा। एथन उलझन में था, लेकिन उसने उसे जाते हुए देखते हुए इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। बाथरोब पहने वह छोटी सी सुंदरी लिफ्ट से ऊपरी मंजिल पर स्थित प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंची। अंदर आओ, आदर्श ने कहा। यह आपकी ड्रिंक है। अपास ने उदासीनता से अपना जूस का गिलास आदर्श के सामने रख दिया। मैं कल्टीवेशन से ऊब गया हूँ, मुझे कोई गाना गाओ, मेरे लिए कोई गाना गाओ। आदर्श ने अपनी आंखें खोली और अपास को देखा जो अलग व्यक्ति में बदल गई थी। मुझे नहीं पता कैसे, अपास ने दांत पीसते हुए कहा। तो तुम्हें डांस करना आना चाहिए। तुम धीरे धीरे क्यों नहीं डांस करती? अपना बाथरोब उतार देती और ठीक है, डांस नहीं, ऐसा दिखावा करना बंद करो जैसे तुम मुझे अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे बाल गीले क्यों हैं? ओह, क्या तुम स्विमिंग करने गई थी?
मैं भी तैरने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम छत पर बने पुल में गई थी? आदर्श खड़ा हुआ और खींचा। कुछ दिनों के आराम के बाद वह आखिरकार ठीक हो चुका था। आपास के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद वह पूरी तरह से थक चुका था। अगर और कुछ नहीं हुआ तो मैं जा रही हूँ, आपास ने कहा। वैसे तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम मेडुसा में किस लेवल पर हो। तुम बिल्कुल इंसान की तरह क्यों दिखती हो? तुम्हारे पैर इतने अच्छे क्यों हैं, सांप के निचले शरीर के बजाय? आदर्श ने आपास के पतले पैरों को घूरते हुए आंखें सिकोड़ी। आपास ने सवाल का जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ी रही, गर्व से अपनी ठोड़ी ऊपर करती हुई। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, लड़कियों को कौन खा रहा है, पार्ट 2। पहली मेडुसा एक कर्स एलिमेंट वाली मैजिशियन थी। तुम उससे बेहद करीब से जुड़ी हुई हो क्योंकि तुम एक इंसान की तरह दिखती हो, है ना? आदर्श ने पूछा। आपास चुप रही। क्या सांपों और बिच्छुओं की सेना आपसे ऑर्डर लेती है? अगर मैं किसी तरह की मुसीबत में फंस जाऊं तो आप उन्हें मेरी हेल्प करने के लिए बुला सकती है ना? आदर्श ने आगे पूछा। तुम्हारे सपनों में। पास की छाती गुस्से में धड़क उठी। आप अभी किससे बात कर रही थी? आदर्श ने पूछा। मैं होटल में सिर्फ एक अटेंडेंट हूँ, आपास ने कहा। तुम अब भी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत रखती हो? यो मत भूलो कि हमारी आत्माएं कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई है। मैं सब कुछ जानता हूँ जो तुम करने वाली हो, आदर्श ने कहा। यह एथन था, आपास ने तीखी आवाज में स्वीकार किया। तुम्हारे और उसके बीच क्या रहस्य है? आदर्श ने उस पर दबाव डाला। मैं हमेशा मौज मस्ती के लिए शहर आती हूँ और जरूरी इंतजाम करता है, आपास ने कहा। उसने मासूम लड़कियों का अपहरण भी किया ताकि तुम पर फिदा हो सको। तुम कितनी घिनौनी हो। तुमने न केवल उन्हें जिंदा खाया बल्कि उनकी शक्ल भी चुरा ली। मैं आत्मा की पवित्रता को लेकर थोड़ा जुनूनी हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट मान लिया, आदर्श ने कहा। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहती थी? आपास को उसके सबसे कोमल स्थान पर चोट लगी। वह लगभग उछल पड़ी और आदर्श से मौत तक लड़ने लगी। लेकिन उसकी समझदारी ने उसे बताया कि अगर वह उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो वह खुद को ही नुकसान पहुंचाएगी। उसके पास अपनी इच्छा को रोकने और जारी रखने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। एक असली मेडुसा को अपनी जवानी और सुंदरता बनाए रखने के लिए युवा लड़कियों को खाने की जरूरत नहीं है। केवल रेड स्कॉर्पियन गोर्गन्स की वंशावली मेडुसा ही युवा लड़कियों पर दावत देती है। तुम मेरी तुलना उन नीच मेडुसा से करने की हिम्मत मत करना, आपास ने कहा। मैंने किसी से इसकी पुष्टि करने को कहा है। मेजर जनरल गगमा ने कई युवा लड़कियों का अपहरण किया है। इसलिए यहाँ खुद को निर्दोष साबित करने का नाटक करना बंद करो। मुझे अभी सच बताओ, आदर्श ने ऑर्डर दिया। मेरे नौकरों की खुशामद करने के लिए ऐसा कर रहे थे। मेरा इससे क्या लेना देना? आपास ने उपहास उड़ाया। हाँ, आप उनके मालिक हैं इसलिए आप अपने नौकरों की तरह ही क्रूर है, आदर्श ने जवाब दिया। कितने मजेदार है। मेरे नौकरों को हर मौसम में सिर्फ एक बार छोटी लड़कियों को खाना पड़ता है। अगर गंगमा उनकी जरूरतों के हिसाब से लड़कियां लाता तो शायद ही तुम्हें पता चलता कि वे गायब है, आपास ने कहा। मुझे पता है कि लापता लड़कियों की संख्या आपके दावे से कहीं ज्यादा है, आदर्श ने गुस्से में कहा। तो फिर तुम यह क्यों नहीं पता लगाते कि उन्हें वास्तव में कौन खा रहा है? आपास ने उसका मजाक उड़ाया। आदर्श चौंक गया। वो आसानी से बता सकता था कि आपास उसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ सच बता रही थी। यदि वह युवा मेडुसा जिसे उसने फाड़ डाला था पास की सेविका थी, और भले ही उसके पास काफी संख्या में सेविकाएं थी, तो भी प्रत्येक सीजन में लापता लड़कियों की संख्या 100 तक कैसे पहुंच जाती है? क्या गंगमा ने उन सबको खा लिया? आदर्श का दिल धड़क उठा। मेडुसा ने लड़कियों को खा लिया, लेकिन जिन लड़कियों को उन्होंने खाया उनकी संख्या गंगमा द्वारा खाई गई लड़कियों की तुलना में बेहद कम थी। आप हम पर दुष्ट होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन आप इंसान ही सबसे ज्यादा क्रूर है, आपास ने कहा। यह आदर्श के पास शब्द नहीं थे। एथन छत पर है। अगर तुम्हें वाकई इस बात की चिंता है कि उसने जिन लड़कियों का अपहरण किया है उनके साथ क्या हुआ, तो बेझिझक उससे जाकर पूछ सकते हो, आपास ने मुस्कुराते हुए कहा। आदर्श छत पर गया और देखा कि एथन पूल के पास खड़ा था। उसने थोड़ा सा भेष बदल लिया था ताकि लोग उसे पहचान न सके। या तुम हो? एथन गुस्सा हो गया जब उसने आदर्श को देखा। आपने दावा किया कि आप अधिक जीवन बचाने के लिए उन मासूम लड़कियों की बलि दे रहे थे, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनमें से इतनी सारी लड़कियां क्यों गायब हो गई, जबकि मेडुसा को हर मौसम में उनमें से कुछ को ही खाने की जरूरत थी? आदर्श ने ठंडे स्वर में पूछा।
तुम बेतुके हो। लापता लड़कियों से मेरा क्या लेना देना है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो सब गंगवा का काम है, एथन ने कहा। आपके निर्दयी लोग आपकी प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हुए निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे थे, फिर भी आपने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया, आदर्श ने उसे वापस गुस्से से कहा। उसने जो किया उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। मुझे पता था कि उसे छोटी लड़कियों के साथ खेलने का शौक था। मुझे यह भी पता था कि वह सेना और सरकार के अधिकारियों को खुश करने के लिए छोटी लड़कियों का यूज कर रहा था। वह नर्क में जाने के लायक था, लेकिन उसे दोषी ठहराना मेरा काम नहीं है। मैं एक जनरल हूं, मेरा काम शहर को सुरक्षित रखना है, एथन ने तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया। यह शब्द सुनकर आदर्श का दिल ठंडा हो गया। यह पता चला कि सबसे अधिक डरावनी या खतरनाक सांप और बिच्छू नहीं थे, यह इंसान थे। आदर्श को एहसास हुआ कि उसने गंगवा के साथ बेहद नरमी बरती थी। उसे पहले उसकी आत्मा को बाहर निकालकर उसे यातना देनी चाहिए थी। इतना भोला बनना बंद करो और सोचो कि तुम अच्छे आदमी हो सकते हो। अगर तुम जाकर लापता लड़कियों की तलाश करोगे तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने अधिकारियों को नाराज करोगे। गंगवा ने ऐसे लोगों से दोस्ती की जो उसके जैसे ही शौक रखते थे, और उनमें से ज्यादातर की हैसियत और पृष्ठभूमि बेहद अच्छी थी। अगर वह उनकी हेल्प करे, क्या तुम्हें लगता है तुम उन सभी को सजा दे सकते हो? धर ने कहा। मैं पहले तुम्हें सजा दूंगा। तुम्हें पता था कि तुम्हारा अधीनस्थ किस तरह का कमीना है, फिर भी तुमने उसे रहने दिया, आदर्श ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम एक उद्धारकर्ता हो, क्योंकि तुमने अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार खोल दिया है और अनडेडों के दो राज्यों को एक दूसरे से लड़ने दिया? इंसान जिस संकट का सामना कर रहे हैं वो आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक और बड़ा है। वे हमारी वर्तमान संकट से 10 गुना, यहाँ तक कि 100 गुना अधिक डरावने हैं। लोग लगातार मरते और पैदा होते रहेंगे, शहर गिरेंगे और बढ़ेंगे। हो सकता है कि आपने किसी आपदा को होने से रोक दिया हो, लेकिन अगली आपदा के दौरान हताहतों की संख्या आसानी से आपके द्वारा बचाए गए जीवन की संख्या से अधिक होंगी। इसका वही रिजल्ट होगा। इंसान अभी भी सुरक्षा क्षेत्रों में कायरों की तरह रहने वाले हैं, जबकि जंगली डीमन जीवों से भरे हुए हैं। एक चीज है जो नहीं बदलेगी, उच्च वर्ग की स्थिति। वे ही मनुष्य कहलाने के योग्य है। अगर हम युद्ध हार गए तो आपको क्या लगता है कि कौन जिंदा बचेगा? अधिकारियों ने पहले ही भागने की योजना बना ली है। केवल मूर्ख ही सरकार के झूठ पर विश्वास करते हैं, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके पास कुछ भी करने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि वे सड़कों पर जाकर कुछ अर्थहीन विरोध प्रदर्शन करें और अपनी कुंठाओं को बाहर निकाले। एथन ने कभी भी अपनी मान्यताओं को साझा करने में संकोच नहीं किया। उसकी बातें सुनकर आदर्श की अभिव्यक्ति डूब गई। उसका तापमान काफी कम हो गया था। इसके अलावा क्या तुम सच में सोचते हो कि सभी लोग दयालु और मासूम हैं? उच्च वर्ग के लोग भी मीडियम और निम्न वर्ग से है। सच तो यह है कि अगर सत्ता मिल जाए तो दयालु लोग गंगमा से भी ज्यादा क्रूर और बुरा काम कर सकते हैं। मानव समाज एक दूसरे को मारने के आधार पर बना है। तुम्हें क्या लगता है कि जीव कितने इंसानों को खा सकते हैं? आपके पास इसमें शामिल हर अधिकारी को दंडित करने का विकल्प है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वे लोग इंपॉर्टेंट पदों पर हैं। उनमें से किसी एक को मारने से एक शहर या कस्बे को भी खतरा हो सकता है, और युद्ध के समय जब ऐसा कुछ होता है तो हताहतों की संख्या आसानी से 100 युवा लड़कियों को पार कर जाएगी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 3 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल एथन को दंडित करना। एथन, तुम वाकई सबसे घिनौने आदमी हो जिनसे मैं कभी मिला हूं। तुम्हारे घिनौने शब्दों को एक सेकंड के लिए भी सुनना मेरे लिए यातना है, आदर्श ने घोषणा की। ऐसा क्यों? कुछ सालों में तुम्हें खुद से घृणा होने लगेगी, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें मुझसे घृणा है। तो मुझे पता है कि मैं कितना घिनौना इंसान हूं, फिर भी इससे सच्चाई नहीं बदलने वाली, एथन ने उदासीनता से जवाब दिया। मुझे सच में नहीं आता कि तुम्हें क्यों कहते रहते हो कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। हम अलग है, तुम्हारे जैसा बेवकूफ नर्क में जाने के लायक है, आदर्श ने तुरंत जवाब दिया। बेहद दुख की बात है, जो लोग नर्क में जाने में सक्षम हैं, वे वही लोग हैं जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है। आपको क्यों लगता है कि वे मुझे नीचे ले जाने की जहमत उठाएंगे? जहां तक तुम्हारा सवाल है, मुझे डर है कि तुम मुझे सजा देने के लिए योग्य नहीं हो।
ना ही तुम्हारे पास इतना प्रभाव है कि तुम इंटरनेशनल न्यायाधिकरण को मुझे दोषी ठहराने के लिए राजी कर सको। एथन जोर से हंस पड़ा। आदर्श को पता था कि अंतरराष्ट्रीय सैन्य न्यायीकरण किसी सच्चे जनरल को दोषी ठहराने की संभावना नहीं रखता। वे सत्ता के खेल में बेहद गहराई से शामिल थे। दूसरी ओर आदर्श एथन की ताकत से वाकिफ था। वो आदमी एक शक्तिशाली सुपर मैजिशियन था। डिवाइन एलिमेंट की शक्ति पर भरोसा किए बिना वो उस कमीने को नहीं मार सकता था। हालांकि आदर्श का सजा देने का अपना तरीका था। अब्बास, उसे नर्क में डाल दो, उसे वहां 100 या 200 साल तक पश्चाताप करने दो। आदर्श ने घमंडी एथन को घूरते हुए खोखली हंसी निकाली। अब्बास आदर्श के पीछे खड़ी थी। एथन ने अंततः ध्यान दिया। एथन ने आदर्श को पहले स्थान पर नहीं मारा क्योंकि अपास को उसके साथ खेलने में मजा आ रहा था। वह जानता था कि आदर्श अपास का खिलौना है। एक बार जब अपास काफी हो गई तो एथन के हस्तक्षेप के बिना आदर्श बर्बाद हो जाएगा। मुझे नर्क में ले जाओ। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी स्थिति को समझ नहीं पाए हो। एथन एक बार फिर जोर से हंसा। यह तुम ही हो जो स्थिति को नहीं समझते। अपास, तुम किसका वेट कर रही हो? आदर्श ने पलटवार अपास को घूरा। अपास को आदर्श का ऑर्डर पसंद नहीं था, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो आगे बढ़ी और एथन के पास पहुंची। उसका ऑरा थोड़ा बदल गया। उसके आकर्षक चेहरे पर अब कुलीनता की झलक दिख रही थी। जैसे ही उसने अपनी नजरें एथन पर टिकाई, उसकी नजर तेज हो गई। तुम क्या करी हो? एथन शॉक था। मुझे उसकी बात माननी होगी, अपास ने कहा। क्या तुम मजाक करी हो? क्या तुम्हें सच में अपने खिलौने को इतना इंपॉर्टेंस देना जरूरी है? तुम महान गोल्डन आइस मैजिशियन मेडुसा हो। दुनिया में कौन है जो तुम्हें ऑर्डर दे सकता है? एथन खुश था। एथन जब अपनी बात कह रहा था तभी अचानक एक जोड़ी सुनहरी धूल भरी आंखें दिखाई दी। उनकी दृष्टि पर ये आंखें हावी हो गई और काहिरा शहर के रात के दृश्यों की जगह ले ली। आदर्श और आपास दोनों हवा में गायब हो गए। एथन की दुनिया में धूल भरी सुनहरी आंखें ही एकमात्र अस्तित्व थी। वे बिना किसी भावना के उसे घूर रही थी, मानो वह एक साधारण चींटी की तरह ही तुच्छ हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एथन आश्चर्यचकित था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपास ने उस पर इतना भयानक कर्ज क्यों लगाया। उसने उसे कब उकसाया? मेडुसा की आंखों का कर्ज मेडुसा से उत्पन्न हुआ था और एक शुद्ध वंश वाली मेडुसा के रूप में उसकी सुनहरी आंखों का कर्ज आदर्श को अतीत में दिए गए कर्ज से कई गुना अधिक डरावना था। काहिरा में मेडुसा अपने दुश्मनों पर कर्ज लागू करने में सक्षम थे, केवल इसलिए क्योंकि अपास उसके क्षेत्र में थी। इस अटैक ने एथन को चौंका दिया। भले ही वह एक सुपर मैजिशियन था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बेहद अच्छी नहीं थी, इसलिए उसके पास कर्स एलिमेंट के खिलाफ ज्यादा प्रतिरोध नहीं था। चाप ने उसकी आत्मा पर गहरी छाप छोड़ी। एथन पसीने से लगभग लथपथ होकर पीछे हट गया। वह फिसलकर पूल में गिर गया और ठंडे पानी में भीग गया। किसी कारण से ठंडे पानी ने उसे बेहद डरा दिया, जैसे कि उसे ठंडे सांप के छिलके में लपेटा जा रहा हो। इसके अलावा सांपों के सिरों की जगह भयानक जाने पहचाने चेहरे आ गए थे जो उसकी जान की मांग कर रहे थे। एथन भूतों से नहीं डरता था, लेकिन जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था, तो यह डर बदल गया। यह उसकी पालक माँ थी, जो उसके गृहनगर में रहती थी। एक मरा हुआ सैंडीपिट शहर में घूमने में कामयाब हो गया था जब उसके आदमी बिना परमिशन के अपनी पोस्ट छोड़कर चले गए। इस घटना में कई लोग मारे गए थे, लेकिन एथन ने सच्चाई को छिपाने का फैसला किया ताकि इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि उस समय वह रैंक में ऊपर चढ़ रहा था। एथन को तब भी डर नहीं लगता था जब उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता, लेकिन जब उसकी पालक माँ, जिसकी उस समय एक दयनीय मौत हो चुकी थी, उस पर आरोप लगाती थी, तो वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एथन पूल से बाहर निकला और पागलों की तरह अपने आप को पोंछने लगा। अपास ने एथन की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं, एथन ने अपास की ओर इशारा करते हुए कसम खाई। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने क्या किया? यह एक ऐसा कर्ज है जो बेहद लंबे टाइम तक आपको परेशान करेगा। जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं वो आपको तब तक परेशान करेंगी जब भी आपको लगेगा कि आप सुरक्षित हैं, अब्बास ने कहा। क्या क्या तुमने सचमुच बच्चे का ऑर्डर सुना? एथन ने उसे घूर कर देखा। मुझे उससे मिलवाने की इजाजत दीजिए। वह अब मेरी कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है। आदर्श आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए अब्बास के सिर को सहलाया जैसे वह उसकी प्यारी छोटी बहन थी।
अपास ने गुस्से में आदर्श का हाथ दूर धकेल दिया। उसे स्पष्ट रूप से कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट कहलाना पसंद नहीं था। यह कैसे पॉसिबल है? आप मेडुसा के वंश की आत्मा को कैसे वश में कर सकते हैं? एथन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। एथन ने युवा मेडुसा को खुश करने की बेहद कोशिश की थी, फिर भी वह उसे अपने साथ सहयोग करने के लिए राजी करने में सफल रहा। आदर्श के लिए भविष्य की मेडुसा रानी को वश में करना और उसे अपना कॉन्ट्रैक्टिस बीस्ट बनाना कैसे पॉसिबल था? एथन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जैसे आदमी का जमीर साफ नहीं होता और तुमने अपने किए पापों से परेशान नहीं होते। हालांकि मेरा मानना है कि तुम अपने किए कामों से अच्छी तरह वाकिफ हो। न केवल तुम अपना बाकी जीवन डर और पश्चाताप में बिताओगे, बल्कि अब से तुम्हारा हर पाप कर्ज को और भी बदतर बना देगा। यह वह नर्क है जिसे मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। मजे लो। एक बार जब तुम्हारा विकृत दिल और सड़ी हुई आत्मा यातना से साफ हो जाए, तो मेरा सुझाव है कि तुम खुद को इंटरनेशनल सैन्य न्यायीकरण के सामने आत्मसमर्पण कर दो। एक बार जब तुम अपने और अपने आदमियों द्वारा किए गए हर अपराध को कबूल कर लोगे, तो तुम पाओगे कि साफ जमीर के साथ जीना जीने का सबसे अच्छा तरीका है। कर्ज भी अपने आप गायब हो जाएगा, आदर्श ने उसे खुशी से बताया। एथन पहले से ही ठंडे पानी में भीगने के बाद डर से कांप रहा था। वह कल्पना कर सकता था कि अगर उसे जीवन भर लगातार इस कर्ज ने परेशान किया तो यह कितना बड़ा अत्याचार होगा। वह कभी भी चैन से सो नहीं पाएगा, ना ही आज के बाद उसे कुछ भी अच्छा लगेगा। मानसिक यातना शारीरिक यातना से कहीं ज्यादा भयानक थी। मैं तुम्हें मार डालूंगा, एथन गुस्से से चिल्लाया। 4 एलिमेंटों का मैजिक तुरंत उसके शरीर से बाहर निकल गया। उसके भारी ऑरा के नीचे हवा जम गई। जैसे ही एथन अपनी चाल चलने वाला था, पास आदर्श के सामने आ गई, जबकि उसकी सुनहरी धूल भरी आंखों से एक तेज रोशनी निकल रही थी। एथन को अचानक लगा कि वह उसके सामने तेजी से सिकुड़ गया है। उसका ऑरा दब गया, जैसे वह एक साधारण जुगनू हो, जबकि अपास की धूल भरी सुनहरी आंखें चांद की तरह चमक रही थी। एथन कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में खोखलापन था, उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। यह सांप की आंखों का असली कर्ज था और एथन इसका पहला शिकार बन गया। एथन जानता था कि मेडुसा के वंशज के खिलाफ उसका कोई मौका नहीं था। उसकी वजह से वह आदर्श के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। स्थिति को समझने के बावजूद उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि अपास आदर्श का कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट बनने के लिए क्यों तैयार थी। क्या वाकई किसी इंसान के लिए एक असली मेडुसा को वश में करना पॉसिबल था? मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही अपनी जगह सीख लेंगे, इससे आपका दर्द कम हो जाएगा, आदर्श ने उदासीनता से कहा। एथन के पास खुद के अलावा कोई और दोषी नहीं था। उसने सोचा कि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके जो चाहे कर सकता है। वह मानव जीवन और कानून का तिरस्कार कर रहा था, लेकिन विडंबना यह है कि अंत में अपास ने ही उसे दंडित किया। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि उसने पाप न किए होते तो यह पॉसिबल नहीं था कि अपास का कर्ज उसके जैसे सुपर मैजिशियन को इतनी आसानी से दबा सके। प्रकृति के नियमों का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। आदर्श एथन को दी गई सजा से संतुष्ट था। एथन ने भले ही बेहद सारे बुरे काम किए हो, फिर भी उसकी सैन्य उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर वह तुरंत मर जाता तो यह काहिरा के लिए एक गंभीर झटका होता। आखिरकार वह अभी भी यहाँ सैन्य बलों का प्रभारी था। कर्ज के कारण उसे दर्द सहना पड़ता और अपने पापों के कारण उसे चैन से सोने में कठिनाई होती। जब भी वह कुछ गलत करता तो वह नर्क के जलते हुए बर्तन में ईंधन डालता जिसमें वह फंसा हुआ था। पश्चाताप से अभिभूत होने के बाद उसे जल्द ही मर जाना चाहिए। आदर्श के चेहरे पर सुखद मुस्कान देखने के पास अपास ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या अब आप खुश हैं? हाँ, आपका धन्यवाद, मैंने आखिरकार उस कमीने को सजा दे दी। आदर्श इतना खुश था कि वह रास्ते में गुनगुना रहा था। कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का टाइम आ चुका है, हम यहीं अलग हो जाएंगे, अपास ने कहा। आदर्श अपनी जगह पर रुक गया। उसने पलटकर जिद्दी अपास को गंभीर भाव से देखा। उसने अपास के कंधों पर हाथ रखा और अपना चेहरा अपास की प्यारी नाक के पास चिपका दिया। उसने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सच कहूं तो तुम्हें इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपना व्यवहार ठीक रखोगी तो मैं अब भी तुम्हारे साथ उस छोटी परी की तरह बिहेव कर सकता हूँ जिससे मैं टकराया था। तुम मुझे पहले की तरह बड़ा भाई भी कह सकती हो। आज मैं काफी अच्छे मूड में हूँ। क्या तुम मैजिक नहीं सीखना चाहती थी? आओ, मैं तुम्हें इस बार ठीक से सिखाऊंगा। यह बेहद अजीब है कि तुम मैजिक सीख सकती हो। सौभाग्य से मैं तुम्हारी चाल को समझने में काफी चतुर था।
अगर कोई और होता तो वह उन्हें बेहद बुरी तरह से धोखा देता। आपास ने अपने दांत भींच लिए। जब उसने आदर्श के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान देखी तो वह और भी उत्तेजित हो गई। यह आदमी एथेंस से 100 गुना ज्यादा घिनौना था। वह सजा पाने का हकदार था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल 7 महान जानवरों में से एक। इस बारे में बात करते हुए, अगर बिच्छू और सांप आपसे ऑर्डर लेते हैं तो क्या आप उन्हें भी बुला सकती है जब भी मैं आपको बुलाऊं? आप जानते हैं कि मेरे कितने दुश्मन हैं और वे कितने शक्तिशाली हैं। अगर सांपों और बिच्छुओं की आपकी सेना मेरी मदद कर सके तो चीजें बेहद आसान हो जाएगी, आदर्श ने कहा। बहुत हो गया दिन का सपना देखना, आपास ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम्हें पता नहीं है कि मेडुसा जनजाति कितनी जटिल है। मुझे इसमें काफी दिलचस्पी है, मुझे इसके बारे में बताइए, मेरे पास अभी बेहद टाइम है, आदर्श ने कहा। और सिर्फ एक वंशज है जो अपनी उचित कर्तव्यों का पालन नहीं करती है, एक आवाज ने उन्हें बाधित किया। आदर्श ने पाताल लोक की रानी की आवाज सुनी लेकिन उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसने चारों ओर देखा और उसे पास की एक पेंटिंग से तैरते हुए देखा। वह पेंटिंग में दिखाई देने वाली महिला की तरह दिख रही थी, जो स्पष्ट रूप से एक प्रेत के लक्षण प्रदर्शित कर रही थी। उसने सफलतापूर्वक आदर्श को रोमांचित कर दिया। यह जानना बेहद भयानक था कि एक शक्तिशाली प्रेत किसी को भी सचेत किए बिना किसी भी चीज पर कब्जा कर सकता है। आदर्श ने आपास को देखा और असमंजस में पूछा, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है, इसका क्या मतलब है? क्या आपने मुझे हाल ही में सांपों और बिच्छू की सेना की देखभाल करने के लिए नहीं कहा था? मैंने उनके दुष्ट मंदिरों का दौरा किया, इसलिए मैं यह पता लगाने में कामयाब रही थी कि मेडुसा जनजाति में क्या चल रहा है, पाताल लोक की रानी ने कहा। आपास चुप रही। पाताल लोक की रानी को घूरती रही। घिनौनी बूढ़ी औरत की वह असली जगह थी जिसकी वजह से वह अब यहाँ फंस चुकी थी। मुझे इसके बारे में बताओ, आदर्श एक्साइटेड हो गया और सोफे पर बैठ गया। उसने उस छोटी गिलहरी पर ध्यान नहीं दिया जो उस पर अपना भोजन का आनंद ले रही थी। लिटिल फ्लेम्बेले आदर्श द्वारा कुचले जाने से बचने के लिए जल्दी से दूर चली गई। वह नाराजगी में चिल्लाई। आदर्श ने एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। उसने लिटिल फ्लेम्बेले को गले लगाया और उसे एक गर्म तकिए की तरह संभाला। वह एक रोमांचक कहानी सुनने के लिए तैयार था। छोटी फ्लेम्बेले ने अपने नाश्ते तैयार कर लिए थे तथा वह पाताल लोक की रानी द्वारा मेडुसा जनजाति के बारे में स्थिति को बड़ी बड़ी आंखों से समझाने की वेट कर रही थी, यद्यपि वह एक भी शब्द नहीं समझ पाती थी। मेडुसा रानी मर रही है, पाताल लोक की रानी ने कहा। है? आदर्श लगभग सोफे से गिर गया। पाताल लोक की रानी ने उसे एकदम से चौंका देने वाली खबर सुनाई थी। मेडुसा रानी बिच्छू और सांपों की झुंड की असली मालिक थी। वो मेडुसा की अपनी महान शासक थी, फिर भी और सोचना कि उसके जैसा शक्तिशाली डीमन मर रहा था, यह अविश्वसनीय था। हर देश में कुछ शक्तिशाली जीव रहते थे, उन्हें देशों का स्वाभाविक दुश्मन माना जाता था और वे देश के विकास में बेहद बड़ी बाधा थे। कुछ कभी कभी मानव शहरों पर बेरहमी से अटैक करते थे, जैसे कि चीन की अग्निगढ़ झील से आने वाला गिरोह। अगर गिरोह का सबसे बड़ा शासक किसी तरह मर जाता तो पूरा देश जश्न मनाता। मेडुसा रानी न केवल मिस्र में एक शक्तिशाली बीज थी, बल्कि वह अरब राज्यों, ग्रीस, इटली और कुछ अन्य यूरोपीय भूमध्य सागरीय देशों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक थी। बिच्छू और सांपों की भीड़ कई शताब्दियों से इन देशों को परेशान कर रही थी और इसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि मेडुसा रानी ही कर रही थी। अफ्रीका के 7 महान जानवरों में से एक मेडुसा रानी मर रही है। आदर्श ने पाताल लोक की रानी को घूर कर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। पाताल लोक की रानी ने आपास की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या रानी मेडुसा की सबसे छोटी बेटी तुम्हारे बगल में नहीं है? तुम उससे इसके बारे में क्यों नहीं पूछते? आदर्श ने आपास को बड़ी आंखों से देखा। क्या तुम गंभीर हो? आपास मेडुसा रानी की बेटी है। आदर्श जानता था कि जनजाति में आपास का दर्जा ऊंचा है क्योंकि वह मेडुसा जनजाति की सबसे शुद्ध कुलीन वंशावली थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी शुद्ध होगी। रानी मेडुसा की सबसे छोटी बेटी, क्या इससे वह रानी मेडुसा का दामाद नहीं बन जाता? रुको, दामाद क्या है? वह उसका कॉन्ट्रैक्टेड समनबीस था। क्या तुम्हें अब एहसास हुआ कि तुम कितने भाग्यशाली हो? पाताल लोक की रानी ने उसकी ओर आंखें घुमाई। आदर्श ने भारी सिर हिलाया। अरे, उसने स्पष्ट रूप से बेहद धन कमाया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि एथन जैसा जनरल भी आपास की चापलूसी करने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा था।
यह पता चला कि अफ्रीका के भाग्यों पर उसका कंट्रोल था, लेकिन अब वह उसकी कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट थी। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि वह कितनी सुंदर थी। दयालु होने के कारण उसे अच्छे पुरस्कार मिले। उसे अब से और भी अच्छे काम करने चाहिए। वह दुष्टों का शिकार करेगा ताकि भगवान उसे सुंदर सहायक देकर पुरस्कृत करता रहे। अगर मेडुसा रानी मर रही है तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? आदर्श को अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने अपास को बड़े जुनून से देखा। अपास निश्चित रूप से सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसका प्यारा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट अंततः अफ्रीका के 7 महान जानवरों में से एक बन जाएगा? उसकी 2 बहनें हैं, परमोजे और डीनो। आप उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहोगे? जब मैं दुष्ट मंदिर में घुस रही थी तो उन्होंने मुझे लगभग देख लिया था, पाताल लोक की रानी ने कहा। ओह, उनका परिवार बेहद जीवंत है, आदर्श ने टिप्पणी की। क्या आप जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कहती हूँ कि वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है? पाताल लोक की रानी मुस्कुराई। ऐसा क्यों? आदर्श ने पूछा। परमोज और डीनो बाकी मेडुसा को अपने पक्ष में करने में बिजी है। उन्होंने अपना प्रभाव और भी बढ़ा लिया है, सांपों और बिच्छुओं तक। अब उनका कंट्रोल कैप ऑफ गुड होप से लेकर भूमध्य सागर तक फैले सांपों और बिच्छुओं के झुंड पर है। उन्होंने रेगिस्तान में अन्य प्रजातियों के साथ गठबंधन भी बना लिया है। इस बीच उनकी सबसे छोटी बहन देखो वो क्या कर रही है। बड़े भाई, मैं मैजिक सीखना चाहती हूँ। बड़े भाई, मैं योग खाना चाहती हूँ। मैं वो खेलना चाहती हूँ। पाताल लोक की रानी ने पास के चेहरे और लहजे की नकल की। आदर्श को यह सुनकर मजा आ रहा था, जबकि अपास का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। उसके छोटे छोटे नुकीले दांत उसके होठों से बाहर निकलने लगे थे। तुमने अपनी बहनों के साथ कंपटीशन क्यों नहीं किया? तुम्हें भी महत्वाकांक्षी होना चाहिए, भले ही तुम सिर्फ एक मेडूसा हो। अन्यथा तुम नमकीन मछली से कितनी अलग हो? आदर्श ने उससे पूछा। तुम्हें इसकी क्या परवाह है? अपास बेहद शर्मिंदा थी। उसे आदर्श पर झपटने और उसे टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा हुई। ऐसा नहीं है कि वह सिंहासन के लिए कंपटीशन नहीं करना चाहती। वह बेहद देर से पैदा हुई थी। उसकी शक्ति अभी भी बेहद कमजोर है, इसलिए वह भीड़ का समर्थन नहीं जीत सकती। अगर रानी मेडुसा उसकी रक्षा नहीं कर रही होती तो उसकी 2 बहनें उसे सूप में पका देती। जिसके बारे में बात करते हुए वो वास्तव में बहनों में सबसे सुंदर है, पाताल लोक की रानी ने उल्लेख किया। वाह, क्या वे बहनें नहीं हैं? क्या उन्हें वास्तव में एक दूसरे के प्रति इतना क्रूर होना चाहिए? वे एक दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण और दयालु क्यों नहीं हो सकते? आदर्श ने उत्सुकता से पूछा। जब राजगद्दी दांव पर होती है तो वे राजगद्दी को सुरक्षित रखने के लिए अपने बाकी भाई बहनों को मारने का हर संभव प्रयास करेंगे। राजगद्दी के खेल में परिवार जैसी कोई चीज नहीं होती। अकेले उनके बारे में तो बात ही छोड़िए। पाताल लोक की रानी ने ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे खुद को जोड़ सकती है। ओह, यह सच है? क्या इसका मतलब यह है कि अब उसके पास सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका नहीं है? आदर्श ने कहा। जब तक कि उसकी 2 बहनें बिना किसी कारण के अचानक मर न जाए। फिर भी मुझे डाउट है कि वह अपनी भोली भाली सोच से बाकी मेडुसा को दबा सकती है। मुझे यकीन है कि एक वृद्ध बिच्छू भगवान मेडुसा भी उसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा। पाताल लोक की रानी ने खुशी से फैसला सुनाया। अपास का चेहरा काला पड़ गया। अगर यह शापित कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो वह अभी उन दोनों को जिंदा खा जाती। क्या इसका मतलब है कि उसे सांपों और बिच्छू की सेना की कमान संभालने की कोई उम्मीद नहीं है? आदर्श ने पूछा। उससे अपनी वंशावली के साथ कुछ कमजोर जनजातियों को डराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो अशुद्ध रक्त रेखाओं के साथ मेडुसा को डराने के लिए पर्याप्त से अधिक है। लेकिन अधिकांश जनजातियां अभी भी उसकी बहनों का पक्ष लेने जा रही है। जैसे ही वो दिखाई देंगी उसकी 2 बहनें पता लगा लेंगी कि वह कहाँ है। वे जल्दी उसे मारने का ऑर्डर देंगी। बेशक वे अभी कुछ भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि मेडुसा रानी अभी भी आसपास है। हालांकि जब वो मर जाएंगी तो बहनें निश्चित रूप से अपनी सारी ताकत से उसका शिकार करेंगी, पाताल लोक की रानी ने कहा। आदर्श ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपास के सिर को तब तक सहलाया जब तक उसके बाल बिखर नहीं गए। उसने दयनीय नजर से कहा, कितना दुखद है। तुम्हें आभारी होना चाहिए कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। मैं सोने जा रही हूँ। अपास उनकी बातचीत को आगे नहीं सुनना चाहती थी। वह उसे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस पर वापस जाना पसंद करती थी। वह शांति थी। आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। एथन ने आपको क्या ऑफर किया? आदर्श ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है कि यह और क्या हो सकता है? एथन एक जनरल है। हमारी नजर में इंसान सिर्फ एक जानवर गुट है।
चूंकि उसकी दो बहनें पहले ही डीमन प्राणियों के बीच अपना प्रभाव फैला चुकी है, इसलिए वह इंसानों से केवल कुछ समर्थन ही प्राप्त कर सकती है। एथन को बिच्छू और सांपों की सेना के बारे में जानकारी मिल रही थी और डीमन प्राणियों को पीछे हटने के लिए कहने का विशेषाधिकार भी। एक बार एथन कमांडर इन चीफ बन गया तो वह उसकी बहनों से छुटकारे पाने में उसकी मदद करेगा। पाताल लोक की रानी ने उसे सूचित किया। मैं समझ गया अपास, तुमने स्पष्ट रूप से गलत व्यक्ति के साथ काम किया है। तुम एथन जैसे बदमाश के साथ कैसे हाथ मिला सकती हो? इसके अलावा वो इतना सक्षम भी नहीं है। तुम्हें मेरे जैसे किसी इंसान को चुनना चाहिए था, कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति द्वारा धन्य है, जिसका मजबूत शरीर समुद्र और पहाड़ों को मेरे सामने झुकने के लिए मजबूर कर सकता है। इन गुणों को छोड़ दे तो मेरा आकर्षण ही उसमें कहीं बेहतर है। मेरे चेहरे को देखो, क्या यह इतना सुंदर नहीं है कि यह इस दुनिया के से बाहर है? चिंता मत करो, अब जब तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस मुझे सही सेवा दो और मैं तुम्हारी बहनों को लटका दूंगा ताकि तुम अपनी इच्छा अनुसार उनकी त्वचा या टेंडन छील सको। आदर्श ने फिर से अपास का सिर हिलाया और खुद को और भी अधिक भरा हुआ महसूस किया। अपास तो पागल ही होगी, उसने इससे ज्यादा बेशर्म आदमी कभी पहले नहीं देखा था। क्या उसने अभी कहा कि वह उसकी बहनों की देखभाल करेगा? वह अपनी वर्तमान ताकत से एक निम्न लेवल की मेडुसा को भी नहीं हरा सकता था। अगर यह उसके बगल में रहने वाली बूढ़ी डायन की वजह से नहीं होता तो वह कभी भी उसके लिए खतरा नहीं बन पाता। मैं थक गई हूँ, अपास ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह उनकी बकवास सुनने के बजाय खुद को सम्मोहित करके 100 साल के लिए सुला लेना पसंद करेगी। वह आराम से तब जागेंगी जब आदर्श अपने जीवन काल के अंत में होगा। आदर्श ने अपास को और अधिक परेशान नहीं किया तथा उसे कॉन्ट्रैक्टिव स्पेस में प्रवेश करने दिया। अपास जल्द ही सो गई। आदर्श ने उसके कमरे में झांक कर देखा कि वह सो रही है और उसे फिर परेशान नहीं किया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 3 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल क्रूर महासागर सर। तुम उसे एथन के कर्ज के तहत रखने को कहा था? पाताल लोक की रानी ने आदर्श से पूछा। हाँ, मुझे उसे सबक सिखाए बिना ठीक नहीं लगा। आदर्श ने सिर हिलाया। उसकी आत्मा गंभीर रूप से खराब हो गई है, वह बेहद कमजोर हो गया है, फिर भी उसे एक सुपर मैजिशियन पर इतनी शक्तिशाली कर्ज का यूज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह थक गई होंगी, पाताल लोक की रानी ने कहा। ओह, तो क्या वह ठीक हो जाएगी? आदर्श ने चिंतित होकर पूछा। अगर वह उसकी बहनों में से कोई होती तो मैं तुम्हें सलाह देती कि उसे तुरंत कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कर दो, भले ही इसका मतलब खुद को घायल करना हो। वे बेहद ही क्रूर है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन वे तुम्हें पागल करने के लिए तुम्हारे आसपास के लोगों को निशाना बनाएंगे। जहां तक अपास की बात है और जहां तक मुझे पता है, उसने अपना ज्यादातर समय इंसानों के बीच बिताया है। मेडुसा रानी लंबे समय से बुरी हालत में है और उसकी बहनें सियासत पर लालच नजर गड़ाए हुए है। अपास के लिए दुष्ट मंदिर में जीवित रहना मुश्किल था, यही वजह है कि वह इंसानों की दुनिया में भटक रही है। पाताल लोक की रानी ने गंभीरता से समझाया। तो वह अपनी बहनों से दूर भागने के लिए इंसान का वेश धारण कर रही थी और किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रही थी जो उनसे मुकाबला कर सके? आदर्श ने पूछा। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। वह अपनी आत्मा को की चोटों के कारण अब बेहद कमजोर हो गई है और उसके और उसकी बहनों के बीच किसी तरह का आध्यात्मिक बंधन है। इसलिए उसकी बहनों को उसकी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। यह संभावना नहीं है कि वे दुष्ट मंदिर को छोड़ देंगे, लेकिन अन्य मेडुसा बहनों को खुश करने के लिए उसका शिकार कर सकते हैं। पाताल लोक की रानी ने उसे चेतावनी दी। यह बहुत मायने रखता है, आदर्श ने सिर हिलाया। जंगल का कानून हर प्रजाति पर लागू होता था। अपास की आत्मा बुरी तरह घायल हो चुकी थी। आमतौर पर उसे केवल अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करनी पड़ती अगर उसकी बहनें उसके पीछे आती, लेकिन अब जब वो बुरी हालत में थी और उसके मालिक की कल्टीवेशन के कारण कॉन्ट्रैक्ट द्वारा उसकी ताकत सीमित हो गई थी, तो कई रूलर लेवल के बीस्ट अब उससे लड़ने की हिम्मत करेंगे। इसलिए चूंकि आपने एथन को दंडित करने के लिए अपनी सारी शक्ति का यूज किया है, इसलिए आपको आने वाली परेशानी से खुद ही निपटना होगा, पाताल लोक की रानी ने उसे सूचित किया। ठीक है, एथन को दंडित करना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मैं बाकी का ख्याल रखूंगा। यह बेहद दुखद है, मैंने सोचा था कि उसे अपना कॉन्ट्रैक्टेड पीस
बनाने के बाद मैं बिच्छू और सांपों की सेना पर कंट्रोल रखूंगा, लेकिन इसके बजाय मैंने अपने दुश्मनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। आदर्श ने दुखी भाव जताया। इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। शिकायत करना बंद करो। अगर तुम उसे अपनी चोटों से उभरने में हेल्प करोगे और तुम मजबूत बनोगे तो वो फ्यूचर में तुम्हारे लिए आसानी से एक बड़ी जमीन जीत लेंगी, पाताल लोक की रानी ने घोषणा की। मैं रिजल्ट से संतुष्ट हूँ, आदर्श ने सिर हिलाया। वह बेहद स्वार्थी नहीं हो सकता था। उसे कुछ पाने के बाद कीमत चुकानी पड़ी। उसने पाताल लोक की रानी की ओर देखा, पूछा, वैसे आपकी चोटें कैसी है? बेशक मैं अब बुरी हालत में हूँ। मैं एक प्रेत हूँ। मेरी आत्मा है ही मेरी ऊर्जा का मुख्य सोर्स है। मैं एक शांतिपूर्ण जगह ढूंढना चाहती हूँ और अपनी ताकत वापस पाने के लिए कुछ दर्जन सालों तक आराम करना चाहती हूँ, पाताल लोक की रानी ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? आदर्श को उस पर थोड़ा तरस आ गया। जरूर। तुमने सुना होगा कि कैसे एक भूत पुरुषों के यांग को लेकर उनके यिन को पोषित करता है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। तुम खुद क्यों नहीं आगे आते? मैं तुम्हारा यांग चूस कर सुखा दूंगी। मैं कुछ ही टाइम में ठीक हो जाऊंगी। उसकी आंखें भूख से चमक रही थी। उस बारे में मेरा एक दोस्त है, उसका नाम आहन है। मुझे लगता है कि वो आपके द्वारा बताई गई विधि का प्रशंसक है। आप उससे मदद क्यों नहीं मांगते? आदर्श ने कहा। "हाँ, तुम ही थे जिसने मदद की पेशकश की थी। आदर्श काहिरा में ज्यादा देर तक नहीं रुका, क्योंकि उसे पता था कि आपास कुछ शक्तिशाली मेडुसा को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और अपने पुरस्कार लेने के बाद वहां से चला गया। युद्ध कुछ टाइम तक जारी रहा, लेकिन उन्हें शहर छोड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। एकेन ने खुद का रास्ता साफ किया और आदर्श को शहर से बाहर निकाला। आदर्श भूमध्य सागर पहुंचने के बाद ग्रीस जाने की सोच रहा था। उसने देखा कि राधा बेहद दुबली पतली हो गई थी जब उसने उसे दूसरे दिन समाचारों में देखा। उसका गोल मटोल चेहरा पहले से ही कहीं ज्यादा दुबला और तीखा था। आदर्श उसके बारे में काफी चिंतित था। आदर्श, तुम्हारा हाथ कब वापस उग गया? कुणाल को आश्चर्य हुआ कि आदर्श का हाथ पहले से ही आ चुका था, जबकि उसे आखिरी बार देखे हुए कुछ ही दिन हुए थे। मियोस ने मेरी हेल्प करने के लिए अपने कबीले से एक बूढ़े हीलर को इनवाइट किया था, आदर्श ने बताया। तुमने क्यों परेशान होना चाहा? क्योंकि तुम तो पार्थिन मंदिर ही जा रहे हो। क्या पार्थिन मंदिर के हीलर बेहतर नहीं है? वे 20 साल से भी ज्यादा समय से तुम्हारे छालों को भी ठीक कर सकते हैं, आहन ने कहा। मुझे यकीन है कि वो नहीं चाहेंगे कि कोई चिंतित हो, कुणाल ने कहा। मैं नहीं जा रही, हेडी ने गंभीरता से कहा। मैंने तुम्हें मंदिर जाने के लिए नहीं कहा था। अगर तुम शहर में ही घूमती हो तो तुम नियम नहीं तोड़ रही हो। सच में यह कौन सा साल है? तुम अभी भी इतनी जिद्दी क्यों हो? आदर्श ने कहा। मुझे जिद्दी होने का अधिकार है, हेडी ने कहा। जब वे नाव के सफेद डेक पर खड़े थे तो समुद्री हवा उन पर बह रही थी। आदर्श पूरी तरह से आराम कर रहा था, क्योंकि वो रेगिस्तान से आने वाली सुखद हवा का आनंद ले रहा था। पिरामिड को भूल जाओ, आदर्श फिर कभी वहां नहीं जा रहा था। क्या भूमध्य सागर अब बाकी महासागरों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित नहीं है? हेडी के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी नीली आंखें नीले सागर की तरह आकर्षक थी। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन महासागर दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करते हैं। इंसानों ने उनमें से केवल एक छोटे प्रतिशत का ही पता लगाया है। हम हमेशा सोचते थे कि भूमि पर जीवन प्राणियों के साम्राज्य हमारे सबसे बड़े दुश्मन थे। हमें कम ही पता था कि महासागर वास्तव में भूमि के सबसे बड़े दुश्मन है। यहाँ तक कि भूमि पर डीमन प्राणी भी समुद्री राक्षसों से भयभीत है, कुणाल ने समझाया। उन्होंने हमेशा यह मान लिया था कि उनके शहर सदियों से पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन यह पता चला कि मानवता के लिए खतरे कभी हल नहीं हुए। दुनिया भर में लगातार ऐसी आपदाएं हो रही थी जिनमें खून बह रहा था और लोगों की जान जा रही थी। शांति केवल अस्थायी थी, जिससे यह पहले से ही कहीं ज्यादा कीमती होगी। लो, मैंने जो कॉकटेल बनाया है उसे चक्कर देखो। आहन अचानक बारटेंडर बन गया था और डेस्क पर कॉकटेल की ट्रे लेकर जा रहा था। उसने ही नौका किराए पर ली थी। वह जानता था कि हर समय कैसे मजे लेने हैं। क्या आप मूंगफली परोसते हैं? आदर्श ने पूछा। यह कॉकटेल है, तुम्हें मूंगफली की क्या जरूरत है?
अरे हेडी, जाओ और अपनी बिकनी पहनो, हमारे लिए नाचो, आहन ने कहा। हेडी ने आहन को घूर कर देखा। उसका भाव शून्य चेहरा साफ तौर पर उसे चुप रहने को कह रहा था। आदर्श के पीछे अचानक चांद की तरह सफेद रंग का एक अंतर दिखाई दिया। एम्बर रंग की गर्मियों की ड्रेस पहने हुए अपास उसमें से बाहर निकली। उसके लंबे बाल एक तरफ खूबसूरती से लटक रहे थे। हाँ अपास, अगर तुम ही नाच रही हो तो कोई बात नहीं। हाँ अपास, तुम नाव पर कब से हो? क्या तुम अभी हमारे साथ थी? आहन अवाक रह गया। उसे अच्छी तरह से याद था कि वे चारों ही नाव को मिस्र से ग्रीस ले जा रहे थे। अपास कहाँ से आई थी? हमारे पीछे पानी में कुछ है, यह क्रूर समुद्री सांप है। अब्बास ने बोहे सिकोड़ी। उसके पीले चेहरे पर एक अप्रतिरोध्य भाव था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, समुद्र पर डीमन स्नेक से लड़ाई। आदर्श नाव पर लगे अनावश्यक पाल के ऊपर कूद गया और पीछे की ओर देखने लगा। नौका तेजी से आगे बढ़ रही थी। आहन द्वारा डाले गए एक लूपिंग वाटर स्पेस द्वारा संचालित लहरें समुद्र की सतह पर सफेद पर्दे की तरह किनारे की ओर फैल रही थी। उनके पीछे एक लंबी शैडो थी। यह अभी भी सतह से एक निश्चित दूरी पर थी, लेकिन यह स्पष्ट था क्योंकि पानी कितना साफ था। यह देखना बेहद भयानक था। उस जीव ने नाव का पीछा कब शुरू किया? आदर्श ने सोचा था कि मिस्र के रेगिस्तान से निकलने के बाद वे फिर कभी डीमन स्नेक से नहीं टकराएंगे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि भूमध्य सागर में इतना घातक जीव था। इसका लेवल कम नहीं है, सावधान रहना, आदर्श ने दूसरों को चेतावनी दी। सौभाग्य से उसका खोया हुआ हाथ पूरी तरह से वापस आ चुका था, अन्यथा उसे अपनी पूरी ताकत से काम करने में संघर्ष करना पड़ता। आदर्श ने अपास की ओर देखा, जिसने असहाय होकर उसकी ओर देखा। अगर अपात ने एथेन पर कर्स का यूज नहीं किया होता तो उसे क्रूर महासागर स्नेक से निपटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि उसकी मानसिक ऊर्जा सूख चुकी थी, वो मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मुख्य रूप से अपने आध्यात्मिक मैजिक पर निर्भर थी। हे भगवान, इस बार हमने किस भगवान को भड़का दिया? हम हमेशा खुद को ऐसी खतरनाक स्थितियों में क्यों पाते हैं? जब हम मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो हमें स्थिति में क्यों फंसना पड़ता है? महान ने बड़बड़ाते हुए कहा। भूमध्य सागर में यात्रा करते टाइम अगर कोई सांप या राक्षस अचानक आ जाता तो कोई बात नहीं थी, उन्हें आसानी से मार सकते थे। तो फिर ऐसा घातक रूलर लेवल का बीस अचानक क्यों आ गया? क्या रूलर लेवल के बीस आजकल इतने आम हैं? औसत मैजिशियन कैसे बच पाते? यह आ रहा है, आदर्श ने भौं सिकोड़ ली। वह क्रूर महासागर स्नेक से निपटने का एक तरीका निकालने की कोशिश कर रहा था। कोई भी प्राणी जो अपास का सिर लेने आया था वह कम से कम रूलर लेवल का बीस था। क्रूर महासागर स्नेक डार्क स्वॉर्ड मास्टर से बस थोड़ा ही कमजोर था। यदि वे जमीन पर होते तो आदर्श की वर्तमान ताकत और उसके साथियों की हेल्प से उसके पास रूलरहीन प्राणी के खिलाफ एक मौका हो सकता था, लेकिन अगर वह समुद्र पर लड़ रहा होता तो यह अलग बात है। सबसे पहले समुद्र ने आदर्श के फायर मैजिक को बेहद लिमिटेड कर दिया। उसका शक्तिशाली फायर मैजिक और लिटिल फ्लेम विले द्वारा ग्रसित होने पर उसके पास जो लड़ने की क्षमता थी वह रूलर लेवल के बीच से लड़ते टाइम उसका सबसे अच्छा तुरुप का पत्ता था। इसके बिना रूलर लेवल से कम उसे आसानी से मार सकता था। दूसरा, बीस्ट डाइस विल भी पूरी तरह से बेकार था। चांद भक्षण करने वाले सफेद भेड़िए, विशाल सफेद भेड़िए और सफेद चिन्हित सफेद भेड़िए जमीन पर रहने वाले थे। अगर उन्हें समुद्र में बुलाया जाता तो वे उबलते पानी में पकौड़ी की तरह खत्म हो जाते। आखिरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसका दुश्मन पानी में खुलेआम घूम सकता था, जबकि उसकी हरकतें बेहद सीमित थी। बेहतर होता कि उसकी चारों ओर ऊंची इमारतें होती जो जापान के समुद्री युद्ध के मैदान की तरह सीढ़ियों के रूप में काम आती, लेकिन वे इस समुद्र के बीच में थे। उसे पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वातावरण उसके लिए प्रतिकूल था। क्या हम लड़ रहे हैं? कुणाल ने पूछा। कुणाल, समुद्र की सतह को जमाने में आपको कितना टाइम लगेगा? आदर्श ने पूछा। इतना बड़ा क्षेत्र, कम से कम 10 मिनट, कुणाल ने जवाब दिया। आदर्श अवाक रह गया। 10 मिनट में ही डीमन उन्हें बचाकर मल में बदल सकता था। अगर नंदिनी यहाँ होती तो उसे सतह को जमाने में बस कुछ मिनट ही लगते। इससे आदर्श पर लगे प्रतिबंध काफी हद तक हट जाते। आदर्श कुणाल को यूं कहते हुए देख रहा था कि तुम बेकार हो। जब हेडी जो उनकी बात सुन रही थी उसके दिमाग में एक विचार आया। आगे धुन के पीछे एक द्वीप है, चलो वहां लड़ते हैं। महान विचार।
मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि क्या यह घटिया नौका इतनी दूर तक जा पाएगी। तुमने क्या कहा? मेरी नौका पर बेहद मैंने नौका पर बेहद पैसा खर्च किया है। मैंने इसे ले ग्रैंड अमौर नाम दिया है। लानत है, अगर उस चीज ने मेरी नौका को नष्ट करने की हिम्मत की तो मैं इसकी खाल उतारकर अपनी डेथ को ढकने के लिए इसका यूज करूंगा। आन चिल्लाया। बहुत हो गई बात, जल्दी करो और जहाज के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था बनाओ, नहीं तो यह अपनी पूंछ से एक ही झटके से तुम्हारी नौका को टुकड़े टुकड़े कर सकता है, आदर्श ने उससे कहा। क्रूर समुद्री सांप ने तुरंत अटैक नहीं किया। यह स्पष्ट रूप से नौका पर अतिरिक्त लोगों की ताकत को परख रहा था। जैसे जैसे यह नौका के करीब आता गया, इसका लंबा शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। इसने जल्द ही उनकी ताकत की जांच पूरी कर ली और आगे बढ़ रहा था। क्रूर महासागर स्नेक बेहद बड़ा था। इसका सिर नौका के दाहिने ओर पहुंच गया और पानी के नीचे एक बड़ा चाप बना हुआ था। इसका लंबा शरीर उस क्षेत्र के चारों ओर घूम रहा था जिसमें नाव थी। ऐसा लगा जैसे नौका एक मृत अंत पर पहुंच गई है जो काली चट्टानों से घिरी हुई है। सफेद नौका एक पत्ते की तरह थी जो किसी भी क्षण डूबने वाली थी। इसका आकार क्रूर महासागर सर्प के विशाल शरीर के ऑपोजिट था। बेसिकली उन्हें तो डर महसूस होता था, वह ऊपर से आता था जब कुछ विशालकाय प्राणियों की शैडो उनके ऊपर मंडराती थी, जिनकी उपस्थिति इतनी खतरनाक होती थी कि उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी और उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती थी। इस बार डर नौका के नीचे के पानी से आ रहा था। जहां वे खड़े थे वहां अब उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, मानो उन्हें समुद्र की तलहटी में खींच लिया जाएगा और बर्फीले ठंडे पानी में डुबो दिया जाएगा। उनके पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं होगा। पानी का लेवल तेजी से नीचे चला गया। ग्रुप को अचानक भारीहीनता का एहसास हुआ। नौका पहले तो समुद्र की सतह पर चल रही थी, लेकिन अचानक उन्हें खाई खुलती हुई नजर आई और उन्होंने देखा कि पानी एक विशाल दीवार की तरह उनके ऊपर उठ रहा है। यह इस क्षेत्र से पानी को दूर खींच रहा है, यह हमें समुद्री की तलहटी में खींच रहा है, आहन चिल्लाया। क्रूर समुद्री स्नेक ने सीधे नौका पर अटैक करने की जहमत नहीं उठाई। वह नाव के नीचे से पानी निकाल रहा था। जैसे ही नौका एक निश्चित गहराई तक पहुंची, वह अपना कंट्रोल वापस ले लेता और उन पर गिरने वाले पानी का भार उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता। समुद्र की ताकत को कम आंकना ना समझी थी। जैसे ही नौका डूबने लगी, हेडी ने तुरंत अपनी टेलीकिनेसिस का यूज किया। इसने एक चांदी की कील का आकार ले लिया जो नौका को हवा में थामे रही। नीचे पानी गिरता रहा, लेकिन सफेद नौका आसमान में तैरती रही। आदर्श ने कस दिया, चालाक कमीना जो हमें डुबाने की कोशिश कर रहा था। सौभाग्य से हेडी ने समय रहते रिएक्शन कर दिया, नहीं तो हम नौका को हवा में ही थाम लिया। हेडी, क्या तुम इसे पकड़ सकती हो? कुणाल ने पूछा। हेडी ने उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसने धीरे से नौका को उठाया और उसे वापस समुद्र की सतह पर ले आई। चलो पहले यह जगह छोड़ दे, हेडी ने कहा। क्या तुमको हेल्प की जरूरत है? आदर्श ने कहा। नौका हल्की नहीं थी। हेडी के दिमाग और ऊर्जा पर नाव को तैयार रखने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस का यूज करना बेहद भारी बोझ था। टेलीकिनेसिस के साथ वस्तु को उठाना मुख्य रूप से अटैक करने के लिए यूज किया जाता था। उन्हें केवल वस्तु को हवा में उठाने के बाद उनकी स्पीड बढ़ाने की जरूरत थी ताकि वे अपने लक्ष्यों को दूर कर सके या वस्तु को अपने दुश्मन पर फेंक सके। यह ठीक वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पत्थर उठाकर उसे दूर फेंकता है। यही प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड तक ही चलती थी। हालांकि किसी वस्तु को हवा में ऊपर उठाना अलग था। इसके लिए स्पेस मैजिशियन को लगातार उस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता था जब तक कि वस्तु ऊपर ही रहती थी। स्पेस मैजिशियन का बोझ वस्तु के आकार और द्रव्यमान के आधार पर कई गुना बढ़ जाता था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई इंसान दोनों हाथों से भारी चीज को उठा रहा हो। यह कोई मामूली काम नहीं था। सौभाग्य से हेडी की इच्छा शक्ति बेहद मजबूत थी। अगर आदर्श नौका को उठा रहा होता तो अगर वह किसी तरह से विचलित होता तो यह एक मनोरंजन पार्क की ड्रॉप टावर में बदल जाता। हेडी की टेलीकिनेसिस काफी प्रभावशाली थी। उसने जबरदस्ती नौका को खाई से बाहर खींच लिया और उसे वापस समुद्र की सतह पर फेंक दिया। नौका हवा में 300 मीटर तक उड़ी। अंततः वह समुद्र में वापस आ गई क्योंकि हेडी ने उसे कुछ हद तक थामे रखने के लिए संघर्ष किया। नौका समुद्र की सतह पर जोर से गिरी और एक बेहद बड़ी लहर उठी। वाहन डेक से उछलकर नौका के पिछले हिस्से में आ गया। अगर उसने समय रहते रेलिंग नहीं पकड़ी होती तो वह पानी में गिर जाता। नौका गिरने से स्पष्ट रूप से
खराब हो गई थी। आहन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दयनीय रूप से चिल्लाया, यह उस जीव द्वारा अटैक किए जाने से अलग नहीं है। कुछ और बार और मेरी नौका टूटकर गिर जाएगी। आदर्श ने पलट कर देखा कि पानी वापस खाई में बह रहा है और खाली जगह को भर रहा है। जहाज के नीचे से भी धाराएं बह रही थी। अंततः उन्होंने एक विशाल भंवर का निर्माण किया जिसमें बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट थी। यह वापस आ गया? कुणाल ने पूछा। सबसे अधिक संभावना है। आदर्श ने सावधानी से अपने चारों ओर देखा, लेकिन पास का पानी शांत था। उसने अंततः बड़बड़ाते हुए कहा, अरे मैं सतह पर कुछ भी नहीं देख सकता। अगर यह समुद्र की गहराई में घूम रहा है तो हम यह नहीं बता पाएंगे कि यह कहाँ है। आदर्श को समुद्र पसंद नहीं था। उसे लगता रहा कि दुश्मन अचानक उसके नीचे से अटैक कर देगा, जिससे उसे निष्क्रिय रहना पड़ेगा। उसे आश्चर्य होने लगा कि आखिर उसने आहन के ग्रीस जाने के बेवकूफी भरे सुझाव पर सहमति क्यों जताई। क्या यह बेहतर नहीं होता अगर वे जमीन से यात्रा करते? यह पास ही है, अपनी सुरक्षा कम मत करो। हेडी ने उन्हें चेतावनी दी। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। वह स्पष्ट रूप से अपनी टेलीकिनेसिस का इस तरह से यूज करने से थक गई थी। मैं इसे हिलते हुए सुन सकती हूँ। इस तरह की सिचुएशन में एक साउंड मैजिशियन विशेष रूप से यूजफुल था। हेडी आसानी से पता लगा सकती थी कि क्रूर बीस्ट कहाँ था, जबकि अन्य संघर्ष कर रहे थे। आदर्श उत्तेजित हो रहा था। वो अपनी ताकत का बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहा था। उसे क्रूर समुद्री सांप के चेहरे पर मुक्का मारने की इच्छा हो रही थी। वो अपनी कुंठाओं को बाहर निकालने के लिए पानी के पास पर कुछ मुक्के मारना चाहता था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।